चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सामान्य विज्ञान। तो केमिस्ट्री का ही है, मतलब पूरा सामान्य विज्ञान में जो अब केमिस्ट्री है अध्याय 2 पढ़ा रहे हैं। अध्याय 2 में है परमाणु संरचना, जो कि केमिस्ट्री का 1 अध्याय मैं कर चुका हूँ। इसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। यहाँ तक फिजिक्स का भी चल रहा है, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री चल रहा है। बायोलॉजी का बना हुआ है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइएगा नलिनी अकाडमी प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं परमाणु संरचना और पूरा जानकारी पढ़ेंगे। परिभाषा क्या है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, आधुनिक सिद्धांत में क्या परिवर्तन आए, तो ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहला जो परमाणु सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी जानकारी से शुरू करते हैं, जो कि हम रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो सुनिए, 19वीं शताब्दी तक यह माना जाता रहा है कि परमाणु सबसे छोटा, मतलब 19वीं शताब्दी तक ये माना गया है कि परमाणु जो है सबसे छोटा कण है। परमाणु की संरचना को समझने तथा इसके मुख्य गुणों को स्पष्ट करने के लिए हम श्रृंखला लागत प्रयोग किए गए हैं, मतलब श्रृंखला रूप से हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गए। अब ये क्यों हम बता रहे हैं कि ये सबसे छोटा कण माना गया था शुरू में, क्योंकि डाल्टन के अनुसार हम मानते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आगे सुनिए थोड़ा सा। तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 में, याद रखिएगा। कौन दिया था? जॉर्ज डाल्टन ने। अपने एक पुस्तक में ये प्रदर्शित किए थे। तो पुस्तक का नाम है ये न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी नामक पुस्तक में प्रकाशित किए। उसमें इन्होंने, मतलब डाल्टन ने बताया कि इसके निम्न सिद्धांत प्रस्तुत हैं। निम्न सिद्धांत है, तो हाँ निम्न सिद्धांत है। तो निम्न सिद्धांत के हिसाब से डाल्टन का समय काल बताया गया है 1766 से लेके 1844 तक, याद रखिए 66 44 44। अब सुनिए इसमें कि पहला जो है, पदार्थ छोटे अविभाज्य अविनाशी कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ये है किसका? तो ये हमारे जो डाल्टन है उनका ये विचार है और उन्होंने ये प्रस्तुत किया था, जिसमें पहला सिद्धांत आपको बताया गया, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान और अन्य सभी गुणों में समान होते हैं, उसी को कहते हैं हाइड्रोजन तत्व के परमाणु। तो याद रखिएगा, ये भी परमाणु सिद्धांत से ही संबंधित है कि एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान और अन्य सभी गुणों में समान होते हैं। ये डाल्टन द्वारा बताया गया है। तीसरे पॉइंट में भी डाल्टन द्वारा बताया गया परमाणु सिद्धांत को कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन यौगिक बनाता है, मतलब मिलकर जो बनाता है वो यौगिक बनाता है। ये सभी निश्चित अनुपात में बनाता है, मतलब कि मान लीजिए 2H है तो H2 हो गए और O कितने हैं? 1 है, मतलब 2:1 का रेशियो बनाता है और ये H2O निकलता है। H2O मतलब जल, याद रखिएगा। चौथा जो है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने कई रासायनिक नियमों की व्याख्या भी की है, याद रखिए। तो यही प्रस्तुति दिए थे। अब डाल्टन ने जो है जिन नियमों की व्याख्या की है उसमें सुनिए नियम की। आगे तो द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या की है, स्थिर या निश्चित संघटन का नियम की व्याख्या की है, और गुणित अनुपात का नियम भी दिए हैं। तो ये सब जॉन डाल्टन का सिद्धांत है। मुख्य बातें 4 को होगी प्रस्तुत किए कि क्यों हम बताए परमाणु ऐसे ऐसे है। अब सिद्धांत, तो रासायनिक क्रिया में कुल द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी को द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, जैसे जल H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1 से 8 होता है, याद रखना है। यदि दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के स्थिर द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमान सरल या पूर्णांक अनुपात में होता है, जैसे 1, 2 और 3 होता है। अब चलिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तो हम देख लिए, जिसमें हम ये पढ़ लिए, ठीक है, सिद्धांत में हम पढ़ लिए। अब हम चलेंगे, पेज जो है 3-4 गो ये हो गया है। अब यहाँ पे डाल्टन सिद्धांत की कमियां पढ़ेंगे। कमियां क्या थी भाई? कुछ तो होगा, मतलब लाभ हुआ है तो हानि भी तो दिखेगा, तो दिखेगा। तो कमियां क्या है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु क्यों बनाते हैं?
स्पष्ट करने के लिए असफल रहा है। ये स्पष्ट कर ही नहीं पाया है डाल्टन जी का सिद्धांत। डाल्टन जी का दूसरा पॉइंट क्या है कि ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था वाले जो पदार्थ हैं, या पदार्थों के अणु और परमाणुओं के मध्य जो है आवंधन की प्राकृतिक की व्याख्या नहीं कर सका है। तो सही बात है, प्राकृतिक की व्याख्या नहीं किया है। जैसे कि मान लीजिए ठोस है, द्रव है, गैस है, इस अवस्था के पदार्थों के अणु और परमाणु के जो मध्य जो संबंध है, आवंधन है, वो उसकी व्याख्या किया ही नहीं कि प्राकृतिक में है क्या, है ना। दूसरा, अब यहाँ पे पॉइंट देखते हैं आगे। पॉइंट ये है कि यह गैसीय आयतन के नियम, समस्थानिकों, समभारिकों की अवधारणा और परमाणुओं की विभाज्यता की व्यवस्था करने में विफल रहा है। तो यह गैसीय आयतन के नियम, समस्थानिकों, समभारिकों की अवधारणा और परमाणु के अविभाज्यता की व्याख्या करने में विफल रहा है। याद रखिएगा, गैसीय आयतन के नियम, समस्थानिक, समभारिक, परमाणु अविभाज्यता, ये सब एग्जाम्पल हैं जिसमें इसमें ये कर ही नहीं पाया, विभाजित करने की व्याख्या कर ही नहीं पाया, विफल रहा है, असफल रहा है। अब आगे इसी से संबंधित है कि अब चलते हैं, अब परमाणविक कण और इनके गुणधर्म की बात करें। किसकी? परमाणु संरचना की। चलिए, अब अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? नवीन अकाडमी में पढ़ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और फन के साथ चलते हैं। देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अधिक समय तक नहीं चल सका। सही बात है, अधिक समय तक नहीं चला। और इसे बोलिए अनुसंधानकर्ताओं जैसे, अनुसंधान यहाँ पे कर्ता लिखा हुआ है, तो देखिए ज्यादा समय तक नहीं चल सका। और अनुसंधानकर्ता जैसे में जे थॉमसन, जो कि इनका समय काल क्या बताया गया है जे थॉमसन का? 1897। रदरफोर्ड, उनका समय काल 1911। निल्स बोर, जिनका 1912। वेक्टर, चैडविक, मोसले आदि के प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों, जिनसे अपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। मतलब कि अपरमाणविक कण कहेंगे। मतलब आप यहाँ पे जो कहा जाता है कि ये सब से मिलकर बना है। जैसे में कौन से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ऐसे नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे कि जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, निल्स बोर है, वेक्टर है, चैडवी है, मोसले आदि ने प्रयोग किया और सिद्ध किया कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म से बने हैं, माइक्रो से बने हैं, बोल रहा हूँ सॉरी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, उसी को कहते हैं अब परमाणविक कण बोलते हैं। और इसी से मिलकर, तो किससे मिलकर बना है भाई? जो अपरमाणविक कहलाया कण, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं। क्लियर हो गए? और सुनिए थोड़ा सा, इसमें मुख्य वैज्ञानिक और उनके योगदान कौन थे? देखिए, जे थॉमसन का समय काल तो आप समझ गए, 1897। तो याद रखिएगा, कैथोड किरण नली के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक आवेश वाला कण है। ये बोलने वाले कौन थे? जे थॉमसन थे। क्लियर हो गया? ये प्रूफ किए। रदरफोर्ड का समय काल बताया जाता है 1911। 1911 है, तो ये स्वर्ण पत्रिका प्रयोग द्वारा परमाणु के केंद्र में धनात्मक कण मतलब नाभिक की खोज की थी। किसने? रदरफोर्ड, जिसे प्रोटीन कहा गया, सॉरी प्रोटॉन कहा गया। जिसे क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। तो जिसे क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। कौन कहा? रदरफोर्ड ने कहा। ऐसे बोलिएगा, मतलब उसी उन्हीं के समय में हुआ। नील बोर जो है ये 1912 के समय के काल है, 1912 में हुआ था। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की निश्चित कक्षाओं में गति तथा ऊर्जा स्तरों की अवधारणा, ये सिद्धांत जो है नील बोर ने दिया था परमाणु संरचना में, कि भाई इलेक्ट्रॉनों की निश्चित कक्षाएं होती है, उसमें गति है तथा उच्च स्तरों की अवधारणा भी दी गई है। ऐसे ही नहीं समझिए परमाणु संरचना को। चैडविक का समय काल बताया जाता है 1932, 1932। तो इसमें न्यूट्रॉन की खोज किए थे। तो चैडविक का न्यूट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड का नाम आता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज हम जे थॉमसन को बोलते हैं, ऐसे याद रखेंगे। और नील बोर का ऐसा कुछ नहीं, बस ये स्तर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में गति की बात करते हैं, याद रखिएगा। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज तो की, यह ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो न्यूट्रॉन ना धनात्मक और ऋणात्मक है, याद रखिएगा।
हाँ, प्रोटॉन धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, ये बात पता है। चलिए, अब हेनरी मोसले का नाम आता है 1913। ठीक है, 1913। तो 1913 में परमाणु क्रमांक जो है की खोज की किसने की? एटॉमिक नंबर की खोज किसने की? मोसले ने की। याद रखिए, अनिल बोर के बाद मोसले ही आए थे। अंत में आए थे जो न्यूट्रॉन की खोज किए थे 1932 में, चैडविक। अब याद रखिए, जो नाविक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। अब देखिए, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, बोलने वाले प्रोटॉन की आगे खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। तो मतलब कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर किसने बोला? अपरमाणु क्रमांक की खोज किसने की? हेनरी मोसले ने की। क्लियर हो गए? अब तो भूलिएगा नहीं। अब चलिए, अब परमाणविक कण और उनके गुणधर्म की बात करेंगे। सब एटॉमिक हम बात करेंगे, पार्टिकल्स की बात करेंगे, पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब इसमें कण की बात करेंगे तो कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। आप देख लिए, पढ़ लिए हैं, है ना? जे थॉमसन ने की थी 1897 में। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की, 1911 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, 1932 में की थी। ये तो क्लियर हो गए, अब तो भूलिएगा नहीं। और सुनिए, अब इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणात्मक है, मतलब -1। प्रोटॉन कैसा है? धनात्मक है, +1। और न्यूट्रॉन हमारा न ऋणात्मक है, न धनात्मक है, ये उदासीन है, तटस्थ है, मतलब कि जीरो, शून्य, उदासीन है, याद रखिएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है किग्रा में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? तो हम बताएंगे 9.11 गुने 10 पे पावर -31, मतलब 31, 10 पे पावर -31। कैसे बोलेंगे? अब अपने तरीके से कैसे याद करेंगे? इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की ग्रामी 9.11 गुने 10 की पावर -31 है, 31 है, याद रखिएगा। ये हो गए। अब इसी में द्रव्यमान को यू में आपको कन्वर्ट करके बताना है। यू में आपको बता सकते हैं 1/, आप देखिए दोनों ढंग में बता सकते हैं। एक तो 0.000548 यू के रूप में बताया गया है। यू को क्या बोलते हैं बता सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। आप सुने होंगे AMU, है ना? तो द्रव्यमान है, मास है, इसमें जानते हैं। तो उसमें एम को अब हटा दिया है, यू खाली रख दिया है। तो याद रखिएगा कि 0.000548 ये हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यू है। लगभग जो है इसका क्या बताएंगे? 1/1836 यू है। ठीक है, याद रखिएगा। आप कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा। चलिए, आगे सुनिए। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो धनात्मक है, हम समझ गए, लेकिन प्रोटॉन को द्रव्यमान की ग्राम में बताना है तो इसको आपको बताना है 1.67 गुने 10 पे पावर 27, -27, याद रखिएगा। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान की ग्राम में अगर पूछा जाए तो 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 होंगे, मतलब 1.67 गुने 10 पे पावर -27 होंगे। हम बात करते हैं द्रव्यमान में और भी बातें करें, जो कि इसे और कट करिए तो हम बताएंगे 1.007276 यू होंगे, लगभग 1 यू हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, हम ऐसे इसमें भी बता ही देता हूं, नहीं तो फिर कहिएगा कि यू बार बार बोल रहे हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो यूनिफाइड यूनिट ऐसे बोलिए इसको, यू यूनिट, है ना? ऐसे क्लियर कर दिए। तो यू को ऐसे याद रखेंगे। अब सुनिए कि इलेक्ट्रॉन का तो हम ये पढ़ लिए, द्रव्यमान की ग्रा और द्रव्यमान यूनिट पढ़ लिए। प्रोटीन का भी हम पढ़ लिए। अब बताइए, प्रोटीन बोल रहा हूँ, प्रोटॉन, प्रोटॉन का, प्रोटीन और प्रोटॉन में अंतर है। प्रोटीन चला जाता है बायोलॉजी में और प्रोटॉन आ जाता है केमिकल में, रसायन। इलेक्ट्रॉन का हम बात करते हैं स्थान, तो ये नाभिक के चारों ओर और इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, एनर्जी लेवल के लिए पाया जाता है। अब सुनिए, प्रोटॉन को बात करते हैं। प्रोटॉन जो है नाभिक में पाया जाता है, प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है और नाभिक के चारों ओर या इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर पाया जाएगा और नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन जो है, इसका देखा जाए तो ये धनात्मक नहीं होता है, न ऋणात्मक होता है। इसका अगर द्रव्यमान की ग्राफ पूछा जाए तो 1.675 गुने 10 पे पावर -27 होंगे, मतलब ये इसी लेवल का इसमें ही होगा, न्यूट्रॉन में भी। तो 1.675 गुने 10 पे पावर
627 होंगे, सेम ही होंगे, 6-7 भी कर सकते हैं। और याद रखना है इसका यूनिट की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की बात करेंगे तो 1.008665 होंगे, यूनिट होंगे, लगभग 1 यूनिट के बराबर होगा, याद रखिएगा। तो ये न्यूट्रॉन की है। अब इसमें न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, तो नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब नाभिक में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, क्लियर रखिएगा। चलिए आइए, चैडविक खोज किए थे न्यूट्रॉन का। अब महत्वपूर्ण सुनिए, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं, ये बात तो सत्य है, ये पढ़े। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमता है, ये भी बात सत्य है। परमाणु समग्र रूप से विद्युत तटस्थ होता है। विद्युत तटस्थ मतलब तटस्थ होते हैं, न्यूट्रॉन जिसमें होते हैं उदासीन कहिए, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। क्लियर हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है हमारा चारों ओर है, मतलब माइनस ई में इंडिकेट करिए, ई माइनस कर दीजिए। प्रोटॉन को पी प्लस करेंगे क्योंकि नाभिक में है, पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन उदासीन है, तो कोई ऐसा नहीं है, न इलेक्ट्रॉन है न प्रोटॉन है, तो एन 0 हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब थोड़े चलते हैं मौलिक कण की बात करते हैं। मौलिक कण है जो है, पढ़ लेते हैं। अब मौलिक कण में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण हैं, जिनकी खोज और बूंद इस प्रकार है। खोज जो किया गया है इस प्रकार है, जिसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, आगे तो कैथोड किरण का प्रयोग किया गया था और उसमें थॉमसन ने प्रयोग किया था। उसी में आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन द्वारा किया गया था। 1800 कब किया गया था, 1897 मतलब 1897 में कैथोड किरण प्रयोग में की गई। इस प्रयोग में जब विसर्जन नालिका में दाब को निर्वातन, क्या बोलते हैं, निर्वातन द्वारा 10⁻⁻⁶ वायु पर नियंत्रण करके, ठीक है, उच्च वोल्टेजता, मतलब उच्च वोल्टता या बोलिए या वोल्टेज लागू की गई, तो कैथोड से ऋणात्मक या ऋण आवेशित कणों की धारा, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन आरंभ हुआ था, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जहां से आरंभ हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये है विसर्जन नालिका, विसर्जन हो रहा है, ठीक है। और ये जो है उच्च वोल्टता, हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज देख रहे हैं आप, यहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है बेचारा, ये आपका जो है इसी से आ रहा है, तो इधर से माइनस से आ रहा है, ठीक है, और इधर से हम प्लस दे रहे हैं, ठीक है, दोनों देखिएगा। और एनोड जो होगा ये प्लस में होगा और कैथोड जो होगा माइनस में होगा, मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन और ये होगा प्रोटॉन, याद रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में होगा, तो बताइए क्या होगा। और जो हमारा ये लाइन जो जा रहा है कैथोड किरण के बीच, ये हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्यों कहेंगे, सुनिए और फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की जी, कौन भौतिक विज्ञान है जी, तो जे थॉमसन है जी। इनके द्वारा कब किया गया जी, तो 1897 में खोज की गई। कैथोड किरण प्रयोग में किया गया था जी, किसका प्रयोग किया गया था, कैथोड किरण का प्रयोग किया गया था। किसने किया था, थॉमसन ने किया था, इसलिए थॉमसन प्रयोग भी बोला जाता है जी। तो याद रखिएगा, इस प्रयोग में जब विसर्जन नालिका में दाब को निर्वातन द्वारा, जब दाब हुआ तो उसका निर्वातन द्वारा क्या हुआ, 10⁻⁻�6 वायु पर नियंत्रण करके क्या किया गया, मतलब 10⁻⁻�6 वायु का नियंत्रण किया गया, वायु का, याद रखिएगा। उच्च वोल्टता लागू की गई, मतलब उच्च वोल्टता, हाई वोल्टेज लागू की गई। तो कैथोड से क्या हुआ, कैथोड किरण से क्या हुआ, ऋण आवेशित कणों की धारा। तो ये जो धारा निकल रहा है ना जी, ये ऋण आवेशित है, इधर से निकलता तो क्या होता, प्लस होता, मतलब कि पॉजिटिव होता, लेकिन इधर से निकलने वाला ऋण आवेश है। ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। तो कणों की धारा, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आरंभ हुआ। क्लियर हो गए। अब सुनिए कि इन किरणों को जो है कैथोड किरणें कहा गया है। इसी किरणों को ना कहेंगे कैथोड किरण, जो निकल रहा है निगेटिव। इलेक्ट्रॉन आवेश की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आवेश की बात करें तो माइनस ई बराबर होता है -1.6 गुने 10⁻⁻⁹ सी में होगा, कैथोड है सी में होगा। द्रव्यमान अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन में, तो 9.11 गुने 10⁻31 kg लगभग होंगे। खोजकर्ता जे थॉमसन है, कब खोजे, तो 1897 में। ये मुख्य पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य है। इलेक्ट्रॉन की पहचान जो है, या पहचाने जाने से पूर्व ही ई गोल्डन स्टीनर ने 1886 में, मतलब 1886 में
एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे कैनाल रे के नाम दिया था। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणिक कणों की खोज हुई। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कई खोज की गई। इस अपरमाणु कण पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर है, देख रहे हैं, किंतु चिन्हित विपरीत था। चिन्ह जो है विपरीत है। इसे प्रोटॉन नाम दिया गया, जिसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1919 में दिया था। यहाँ पे 1919 दे रहा है, 1911 कर दीजिएगा, याद रखिएगा। 1919 में दिया था, लेकिन 1900 बाद में जाके दिया था, मतलब 1919 में ये नाम दिया गया था। तो देखिए कैनल रे पहले था, ये जो धनावेशित किरण कहते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे पहले गोल्डन स्टीनर ने ही बताया था कैनल रे के रूप में, लेकिन बाद में ये जो हमारे रदरफोर्ड बाबू हैं वो जाके कहा किए कि भाई उसको नाम दे दिए प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन। और प्रोटॉन दिए मतलब कि 1919 में। क्लियर हो गए? तो इस तरह से याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पहचाने जाने से पूर्व ही ई गोल्डन स्टीनर ने सन 1886 में, मतलब 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसे या जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणुक जो कण होते हैं उसकी खोज की गई। और दूसरी खोज की गई उस परमाणु की बात करते हैं, तो इस अपरमाणु कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, किंतु चिन्ह जो है विपरीत होगा। चिन्ह विपरीत होगा, बराबर तो इलेक्ट्रॉन जैसा होगा, लेकिन माइनस है इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाएगा प्लस, है नॉट, याद रखिएगा। और इसे प्रोटॉन नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही दिया था, 1919 में दिया था। तो 1911 जो बताया गया है समय का, वो अपने हिसाब से दिया गया, लेकिन 1919 सही है, 1919 में दिया था। आगे चलते हैं। प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो प्लस ई में ही इंडिकेट किया जाएगा, प्लस पी होना चाहिए था। 1, अब इसमें प्लस होगा, देखिए प्लस हो जाएगा 1.6 गुने 10 पे पावर -19 सी होगा, याद रखिएगा। और द्रव्यमान की बात करें तो ये भी हो जाएगा 1.67 गुने 10 पे पावर -27 kg हो जाएगा। खोजकर्ता इसे जो है ये किरण में खोजे थे, तो ई गोल्डन स्टीन ने किया था सबसे पहले 1886 में। फिर इसका प्रोटॉन जो नामकरण किया गया रदरफोर्ड ने किया था 1919 में। क्लियर हो गए? चलिए अब अस्थायी मौलिक कण की बात करेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे अस्थायी मौलिक कण की बात करेंगे। इसी में अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा दूसरे कणों को अस्थायी मौलिक कण कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हम जानते हैं, इसके अलावा दूसरा कण जो है अस्थायी जो है उसे ही अस्थायी मौलिक कण कहेंगे। अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अस्थायी मानेंगे, मान लीजिए, लेकिन और भी जो हैं वो नहीं होंगे। अब वही है दूसरा जो मौलिक कण है, वही अस्थायी मौलिक कण है। मतलब कि इसमें चलिए पॉजिट्रॉन को लेते हैं। पॉजिट्रॉन जो है ये हमारा अस्थायी में आएगा, क्योंकि इसकी खोज करने वाले एडरसन ने 1932 में की थी। किसने की थी? कार्ल एडरसन ने किया था, 1932 में किया था, याद रखना है। किसका खोज किया था? पॉजिट्रॉन की खोज की थी। यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। क्या है? एंटी पार्टिकल्स बोलिए, इसका दुश्मन कहिए, इसका प्रतिकण है, समझ गए? प्रतीक बोलिए किसका? इलेक्ट्रॉन का। कौन है? पॉजिट्रॉन। अब सुनिए, अर्थात इसका आवेश जो होगा पॉजिट्रॉन का, ये धनात्मक होगा। जैसे प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन उसी तरह धनात्मक होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान जो होगा किसका? पॉजिट्रॉन का, वो होगा इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका आवेश होगा धनात्मक। देख रहे हैं, इसका आवेश क्या होगा? धनात्मक। मतलब प्लस 1.6 गुने 10 पे पावर -19 है। कैथोड, सी मैंने कैथोड याद रखे, ये धनात्मक है। लेकिन इसका प्रतीक देखा जाए, मतलब इसका जो द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान यहाँ पे देखिए, आगे द्रव्यमान, प्रतीक छोड़िए, द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब कि द्रव्यमान इसका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 9.9
11 इंटू 10 पे पावर क्या है -31 है, मतलब 31 kg है। ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इलेक्ट्रॉन का है पूरा मान, तो ये पॉजिट्रॉन उसी का है। द्रव्यमान का अगर पूछे द्रव्यमान अगर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान के बराबर ही होता है पॉजिट्रॉन का। अब प्रतीक की बात करें, प्रतीक तो हम E+ बोलेंगे। 1 आप चाहे E+ बोलिए, नहीं तो 1 E बराबर 1 कर दीजिए, मतलब 1 ऊपर और नीचे कर दीजिए E, और ऊपर क्या होगा 0, उदासीन हो जाएगा। और आप चाहें तो β+ कर सकते हैं। ये सब पॉजिट्रॉन का है, ठीक है। चलिए, ये प्रतीक है। अगर पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता की बात करेंगे तो खोजकर्ता जो है एडरसन है, ये हम जानते हैं। और खोज वर्ष अगर बात करें तो खोज वर्ष जो है 1932 में किया गया था, याद रखेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए समीकरण बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस में होता है, ये पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, और द्रव्यमान समान है, तो द्रव्यमान एक दूसरे के समान है। सही बात है। 9.1 वाला जो प्रोसेस है आपको 10 पे पावर -31, ये आपका द्रव्यमान का है। इलेक्ट्रॉन का प्रति कण है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रति कण है तो भाई समान है। जब ऋणात्मक आवेश जो है उसका द्रव्यमान के हिसाब से समान है, तो ये तो जाके धनात्मक में ही होगा ना, बदलेगा। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा ना जी, ठीक है, क्लियर, ऐसे याद रखिए धनात्मक। अब देखिए इसी में दूसरा जो है अस्थाई जो है आपका कण दिखेगा, मौलिक कण, वो है एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन, अब एंटी प्रोटॉन जो है वो सुनिए, तो एंटी प्रोटॉन का प्रतिकण है, मतलब प्रोटॉन का प्रतिकण है। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन था, पॉजिट्रॉन, उसी तरह एंटी प्रोटॉन का ही प्रोटॉन का प्रतिकण है। इसकी खोज जो हुई थी 1955 में हुई थी, किसका, एंटी प्रोटॉन का, याद रखिएगा। और ये एंटी प्रोटॉन जैसे ही लग गया, मतलब कि प्रोटॉन था पॉजिटिव तो हो जाएगा निगेटिव, तो एंटी प्रोटॉन हो जाएगा निगेटिव आवेश, मतलब ऋणात्मक आवेश। इसका द्रव्यमान याद रखिएगा, लेकिन प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर है पॉजिट्रॉन, उसी तरह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा एंटी प्रोटॉन। इसका आवेश देखिएगा ऋणात्मक होगा, मतलब -1.6 गुने 10 पे पावर -19 होगा। ये हमारा हो गए, और प्रतीक हमारा माइनस में चला जाएगा, प्लस में था ना जी P, तो -P कर दीजिए। द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जितना था उतना ही इसका भी हो जाएगा, तो 1.67 था, इंटू गुना कर दिए 10 पे पावर -27, मतलब 27 kg था। क्लियर हो गए। और द्रव्यमान का प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, तो ये तो क्लियर हो गए। इसकी खोज कब की गई, तो हम बताएंगे 1955 में। इसके वैज्ञानिक का नाम नहीं बताया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉनों और एंटी न्यूट्रॉनों। अब न्यूट्रॉन के बारे में तो हम पढ़े थे, उदासीन होता है, तो इसमें तो अब समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें भी हम क्लियर करते हैं। तो न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, एंटी मतलब दुश्मन, ऐसे याद रखिएगा। तो इन कणों के अस्तित्व की भविष्यवाणी 1930 में पाउल ने जो है रेडियो सक्रिय नाभिक में या नाभिक से β- कण के उत्सर्जन की व्याख्या करते समय की थी। समझ गए, व्याख्या करते समय बोल दिए थे β-। और यार क्या, लेकिन प्रयोग अगर प्रायोगिक तौर पर देखा जाए तो ये कण जो है सन 1956 में ज्ञात हुआ था, मतलब जाके 1956 में क्लियर हुआ था। 30 में प्रेडिक्शन हुई और 1956 में क्लियर हुआ कि सत्य है, लगता है, ठीक है। अब जैसे न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन हमारा N है, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मिलन अगर होगा तो जाके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ये याद रखिए, न्यूट्रॉनों बोलते हैं, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अब इसी तरह प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेगा तभी तो एंटी न्यूट्रॉन होंगे, यही अंतर है और सेम है। जैसे कि न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन में आवेश कितना होता है, 0, उदासीन होता है। और द्रव्यमान कितने होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, शून्य के निकट होते हैं, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रतीक कितना है, तो भी से हम प्रतीक इंडिकेट करते हैं, भी बताते हैं, भी जैसा न्यूट्रॉन को। और एंटी न्यूट्रॉन में भी होता है, लेकिन भी पर ऊपर लाइनिंग कर देते हैं, याद रखिएगा। एंटी न्यूट्रॉन दुश्मन, माइनस कर दिए ऊपर, ठीक है। आवेश का 0 ही होगा, अत्यंत छोटा ही होगा, शून्य के निकट होगा, और प्रतीक तो हमारा एंटी न्यूट्रॉन ही होगा। क्लियर हो गए। चलिए,
ये सभी कण परमाणु से भी छोटे होते हैं, याद रखना है। ये कण अल्प समय के लिए अस्तित्व में आते हैं और चले जाते हैं, मतलब अस्थायी मौलिक कण कहलाएंगे, क्योंकि आएंगे और जाएंगे। अगर हमारे जीवन में कोई कोई हमारे लिए थोड़े से रोल करके चला जाता है और हमारी पीड़ाओं को देकर उस पीड़ा से सिखा कर चला जाता है, यही हमारा अस्थायी मौलिक कण है। लगता है मेरे लिए जीवन में पूर्णता आया है। जैसे पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, या न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन, क्या है कि न्यूट्रॉन जो है पूर्णता है, लेकिन एंटी न्यूट्रॉन जैसे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, थोड़े से हमारे जीवन में अच्छे से जुड़ेंगे और लगेगा कि ये मेरे जीवन पर्यंत दोस्त रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, धोखा नहीं देंगे। लेकिन वो आए हैं सिर्फ आपको दुश्मनी, आपको बिगाड़ने या बनाने। तो वही में आपको सीखना है कि अगर वो आपको बर्बाद कर रहा है तो ये ऐसा ना कि आप बर्बाद हो जाए। आप उससे सीखें कि वो अगर हमारे जीवन में आया था और चला गया तो क्यों गया, और गया क्यों, उसका मुझे परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट मुझे क्या देना है, क्या मैं उससे लड़ूं या भाग जाऊं। तो आपको क्या करना चाहिए, उस एंटी न्यूट्रॉन को काटने के लिए, न्यूट्रॉन पूर्णता बनने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको हार नहीं माननी पड़ेगी। बस ध्यान रखना है कि उस आदमी से नहीं लड़ना है, अपने आप से लड़ना है कि उस जगह से निकले कैसे। ओके, यही होता है रियल में देखा जाए तो, यही है हमारा सर्च में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, पॉजिट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, सबका ऐसा ही होता है। तो ये सब छोटे छोटे रोल हैं, अस्तित्व में आए चले गए। तो उसी तरह हमारे जीवन में कोई कोई विलन बन के आते हैं जाते हैं, अच्छे दोस्त भी विलन बन जाते हैं। तो ये प्राकृतिक का खेल है, साइंटिफिक भी आप समझ सकते हैं, लॉजिक लगाइए। न्यूट्रॉनों तथा एंटी न्यूट्रॉनों की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉनों तथा एंटी न्यूट्रॉनों की बात करें तो ये द्रव्यमान और आवेश रहित मूलकण हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा और संवेग होता है। न्यूट्रॉनों तथा एंटी न्यूट्रॉनों की बात करें तो ये द्रव्यमान और आवेश रहित मूलकण हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा और संवेग होता है। याद रखिएगा, ये आपस में एक दूसरे के प्रतिकण हैं, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं भाई, प्रतिकण हैं। मतलब प्रतिकण मतलब जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि दुश्मन है, लेकिन दुश्मन ही समझना है। आए हैं, बस आए हैं, थोड़ा सा के लिए आए हैं, चले जाएंगे, तो चले जाएंगे तो पीड़ा तो होगी ना। अब अच्छे बन के जाएं या बुरे बन के जाएं, हृदय में तो पीड़ा होती ही है। तो इसलिए आपको पहले ही सतर्क रहिए। इन दोनों प्रतीक की बात करें तो भी और भी पर माइनस कर दीजिए, मतलब लाइन पार दीजिए है। अब इसे क्या बोलते हैं, तो एंटी बोल दीजिए। भी और ये लाइन को एंटी पार्टिकल्स बोल दीजिए, ऐसे याद रखिए। तो एंटी न्यूट्रॉन बोल दीजिए, और यह है न्यूट्रॉन, सिर्फ याद रखिएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसमें अब एक एक लाइन का हम डिटेल नहीं दे सकते। चलिए कण की बात करें। कण जो है, अब इसका न्यूट्रॉन का प्रतीक भी जैसा इंडिकेशन होता है, ओ होता है। आवेश इसका द्रव्यमान भी वो ही होगा, शून्य, वो मतलब शून्य है, ऐसा नहीं कि मतलब वो समझना है शून्य, उदासीन ये बोल सकते हैं। और न्यूट्रॉन ऊर्जा होता है और संवेग भी होता है, लेकिन एंटी न्यूट्रॉन में भी ऊर्जा भी होगा और संवेग भी होगा, दोनों है। शून्य आवेश भी होंगे, शून्य द्रव्यमान। अब वो वही, जब न्यूट्रॉन ही खुद है तो एंटी न्यूट्रॉन भी तो सेम ही होंगे, मिलेंगे दोस्त कैसे। और बस अंतर प्रतीक क्या है कि इसमें एंटी न्यूट्रॉन लग गया तो ऊपर भी के ऊपर माइनस जैसा इंडिकेशन दे दीजिए, भी को घेर दीजिए, क्योंकि उसका दुश्मन आ गया है। अभी लग रहा है अच्छा दोस्त है क्योंकि ये सपोर्टिव है, लेकिन ये कब धोखा देगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि उसका गुण, उसका वेब तो मिल रहा है, लेकिन कब छल करके भाग जाए कोई ठीक है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ऐसा ना समझे कि मैं इस समाज में जो कलयुग हो रहे हैं उससे सतर्क करने की कोशिश भी कर रहा हूं, क्योंकि आज के लोग कोई भी विनाशकारी विपरीत क्रिया में कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। प्लीज अपना सुरक्षा करें, और ज्यादातर देवी लोग। चलिए एक दूसरे के प्रतिकरण की बात करें, एंटी पार्टिकल्स की बात करें। तो न्यूट्रॉन जो है एंटी न्यूट्रॉन का एक दूसरे के प्रतिकरण है ना, एक दूसरे को दे रहे हैं ले रहे हैं, है ना, मतलब कि एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, दोनों हैं, याद रखना है। तो अच्छी चीज लीजिएगा तो नेगेटिव चीज भी तो ग्रहण करिएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए इसमें ज्यादा बकवास करने के लिए क्षमा चाहते हैं, समझाने के लिए थोड़ा सा बकवास करता हूं। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें। पाई मेसॉन, पाई जैसा होता है, पाई देखे होंगे, है ना। तो पाई मेसॉन, पाई मेसॉन को हम पढ़ेंगे, परमाणु से ही संबंधित है। इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी युकावा ने जो है सन 1935 में की थी। किसने की थी, युकावा ने की थी। कब की थी, 1935 में की थी। किसका, पाई मेसॉन का। लेकिन वास्तव में ये कॉस्मिक किरणों में जो है सन 1947 में खोज की गई थी। तो कॉस्मिक किरण था जो 1947 में खोज की गई थी,
किसकी खोज की गई थी? पाई मिशॉन का। भविष्यवाणी की गई थी 35 में, खोज हुई 47 में, 1947 में। नाभिकीय बल की बात करें, नाभिकीय बल की व्याख्या न्यूक्लिक ऑन बोलिए के मध्य जो है एक्स मेसॉन के जो है क्या बोलते हैं, एक्स मेसॉन के विनियम द्वारा की जाती है। विनियम द्वारा करेंगे हम एक्स मेसॉन को। एक्स मेसॉन जो है, एक्स मेसॉन बोल रहा हूं, पाई मेसॉन जो है, मतलब पाई मेसॉन का विनियम द्वारा जो है की जाती है। तो पाई मेसॉन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक मेसॉन, ऋणात्मक और उदासीन, ये हम जानते हैं। तो पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, उदासीन है। अब देखिए इसमें हम चलते हैं, 3 प्रकार हैं पाई मेसॉन का। तो इसमें प्रकार और गुणधर्म थोड़ा इसकी बात करते हैं। तो धनात्मक पाई मेसॉन की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरण में की गई थी, और सन 1947 में की गई थी, खोज की गई थी पूरे मेसॉन का। तो ये पूरा डिटेल दे दिया गया। तो पाई मेसॉन हो या ऋण मेसॉन हो या उदासीन मेसॉन हो, ये कॉस्मिक किरण में खोज हुई थी 1947 में। चलिए धनात्मक पाई मेसॉन की बात करें तो ये प्रतीक तो हम प्लस में जानते हैं, ऋणात्मक मेसॉन को माइनस में जानते हैं, उदासीन को ये जानते हैं। तो अगर इसमें प्लस है तो +1 ई होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे आवेश। धनात्मक है ना जी, ई आपको हमेशा रहना चाहिए। ऋणात्मक है तो ऋणात्मक पाई मेसॉन में माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक है तो उदासीन में 0 हो जाएगा। क्लियर, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान लगभग क्या होगा। तो धनात्मक का द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे तो पाई मेसॉन में धनात्मक का तो 2.49 गुने 10⁻28 kg होंगे। मतलब 2.49 गुने 10⁻28 kg हो जाएंगे, लगभग 140 MeV मतलब MeV प्लस C स्क्वायर हो जाएंगे। 140 MeV काहे ला बताने जा रहे हैं, इसको हटाइए। 140 135 ये नॉर्मल बात है, इसको भी हटा दीजिए। चलिए, तो ये हो गए प्लस में। तो धनात्मक अगर पूछे 2.49 गुने 10⁻28 kg हो जाएंगे। अगर ऋणात्मक पूछे तो 2.49, ये भी माइनस में kg में हो जाएगा, सब समान हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसमें भी आपका 2.41 है, 10⁻28 है। ये जो उदासीन थोड़ा सा कमेगा, लेकिन दोनों ऋणात्मक या धनात्मक सेम ही रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए नाभिकीय बल की जो है व्याख्या की गई। तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपको न्यूट्रॉन के साथ क्या है, आपस में मेल जोल है। तो पाई मेसॉन जो होते हैं उसका विनिमय होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच होगा, आप देख रहे हैं विनिमय है, लेन देन की बात। 5वां प्रश्न देखिए, क्वार्क और बोसॉन की बात करेंगे। बोसॉन, तो क्वार्क और बोसॉन जो है, बोसॉन जिसे बोलते हैं, वे मूल कण हैं जो अन्य भारी अब परमाणविक कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से बनते हैं, वो क्वार्क कहलाते हैं। क्वार्क कहिए, क्वार्क कहते हैं ना, क्वार्क कहते हैं। इन कणों पर आंशिक आवेश होते हैं। आंशिक आवेश मतलब कि अप, डाउन, चार्म, ठीक है, स्ट्रेच, स्ट्रेंज बोलते हैं, टॉप, बॉटम, ये सब होंगे क्वार्क पे। इसका प्रतीक जो है आपका बोलते हैं यू से इंडिकेट करते हैं, डाउन का डी से इंडिकेट करेंगे, चार्म से सी से, और स्ट्रेंज का एस से, टॉप का टी से, और बी से बॉटम। और इसका आवेश अगर देखा जाए, आंशिक आवेश देखा जाए तो +2/3 इलेक्ट्रॉन में बताए जाएंगे। डाउन मतलब माइनस, तो -1/3 ई बताया जाएगा। ये चार्म की बात करें तो पॉजिटिव बताया जाएगा, मतलब +2.3 मतलब धनात्मक ई बताए जाएंगे। अब स्ट्रेंज की बात करें तो माइनस में होगा, 1/3 हो गए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। टॉप होंगे प्लस में तो बॉटम होंगे माइनस में, बस सीधे, बस याद रखना कि 1/3 हो जाएंगे माइनस होगा तो, ये हो गया। अब बोसॉन वे कण हैं जिनके घूर्णन जो होते हैं, स्विंग जो होते हैं, की संख्या पूर्ण संख्या होती है। उनका घूर्णन ही आपका पूर्ण संख्या होता है। बोसॉन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मेसॉन और फोटॉन। मेसॉन और फोटॉन, जो बलों का वहन करता है उसे मेसॉन में रखेंगे, और फोटॉन विद्युत चुंबकीय बल का वाहक होता है, फोटॉन। ठीक है, जैसे मेसॉन को 0 से लेके 1 2 3 होंगे। फर्मी ऑन की बात करेंगे तो 1/2 3/2 5, नीचे आपका हो जाएगा अर्धपूर्ण संख्या, आधा आधा रहेगा, याद रखना है। अब यहाँ पे मेसॉन का समीकरण करें तो मेसॉन प्लस फोटॉन मिलकर ये क्रिएट करता है। मेसॉन जो है नाविक बल का वाहक होता है, नाविक का, न्यूक्लिक का, और फोटॉन जो है विद्युत चुंबकीय बल का वाहक होता है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि बलों के वाहन तो करते हैं
बल का वाहक दोनों होते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल का वाहक फोटोन हो गया, और जो बलों के वहन करता है, मतलब नाभिकीय बल का वाहक करता है, तो मेसॉन हो गया। क्लियर हो गया? अब इसी में हिंग बोसॉन की बात करेंगे, बोसॉनों की बात करेंगे। हिंग बोसॉन पूरा नाम है, हिंग्स ऐसे बोलते हैं। हिंग बोसॉन भी बोलिए, हिंग खाने वाला याद रखने के लिए बोलिए। यहाँ हिंग्स बोसॉन, बोसॉन बोसॉन, ये गॉड पार्टिकल कहा जाता है हिंग बोसॉन कण को, याद रखिएगा, गॉड पार्टिकल, तो ये कभी कभी बोला जाता है। तो प्राथमिक कण जो है हिंग क्षेत्र के साथ जो है अंतः क्रिया के माध्यम से द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। मतलब हिंग क्षेत्र जो है, फील्ड जो है, हिंग बोसॉन के साथ जो है, इसमें कण जो है द्रव्यमान रहित रहते हैं, द्रव्यमान नहीं रहते हैं। और इस कण में जो ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें द्रव्यमान मुक्त रहते हैं, फ्री रहते हैं, रहित हैं, मुक्त हैं, याद रखिएगा। तो हिंग क्षेत्र के साथ अंतः क्रिया द्रव्यमान प्राप्त करेगा, अंतः क्रिया करेगा तभी तो द्रव्यमान प्राप्त करेगा, यही होता है। एक में युक्त है, एक में रहित है, मतलब नहीं है। इसी तरह हिग्स बोसॉन भी इस प्रकार द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्राप्त करते हैं। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त करेंगे, उसी तरह हिंग क्षेत्र भी प्राप्त करते हैं अपना द्रव्यमान। क्लियर हो गया? अब देखिए, अस्थायी मौलिक कण में अन्य महत्वपूर्ण कण की बात करें तो पाई मेसॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमको नहीं लगता। परमाणु मॉडल की बात कर रहे हैं, तो परमाणु मॉडल में सुनिए, किसी परमाणु में मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल जो है प्रस्तावित किए गए हैं। तो परमाणु मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब के बारे में व्याख्या मिलेगा, इसके छोटे छोटे वितरण मिलेंगे, चर्चा मिलेंगे। इसके विभिन्न मॉडल भी प्रस्तावित किए गए हैं कि कौन कितने मॉडल दिए हैं, जिसमें हम पहला मॉडल देख रहे हैं आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का जे थॉमसन आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन संबंधित हैं, याद रखिएगा। तो सर जे थॉमसन ने 1897 में और 1898 दोनों डेट मेंशन किया गया है। तो 1898 में एक परमाणु का मॉडल प्रस्तावित किया गया, जो क्रिसमस पुंडी, या आप बोल सकते हैं पुडिंग अथवा तरबूज के समान होता है। तो क्रिसमस पुडिंग देख सकते हैं आप, क्रिसमस का ये, या आप बोल सकते हैं पुडिंग ऐसे बोलते हैं, और या आप तरबूज के साइज को बोल सकते हैं, समान दिखता है, याद रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपको जो है माइनस में दिखा रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, याद रखिएगा, और धनात्मक आयन में आपको प्लस है। तो जिसमें ये प्लस है वो धनात्मक है, और जो आपको माइनस में दिख रहा है वो ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन है। बस इतना ध्यान रखना है। ये क्या आ जाएगा बताइए, पॉजिट्रॉन आएगा कि प्रोटॉन आएगा, बताइएगा प्लस में। चलिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल हम और थोड़ा जानते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन संबंधित है, थॉमसन की बात कर रहे हैं। तो थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि एक परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोले से बना होता है। तो धनात्मक आवेशित से बना होता है, प्लस से बना होता है, और ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन उसमें अंतर्निहित होती है। मतलब इसमें जो है अंतर्निहित होती है, कौन? ऋणात्मक आवेश। उसमें अंतः या अतः या अस्तनिहित होते हैं, जैसे कि प्लम पुडिंग या तरबूज के बीज। ये सब जो है आपको, जैसे तरबूज में आप देखिए कि तरबूज हमारा एक तरह से पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर जो है बीज जो है हमारा नेगेटिव है, ऐसे आप बोल सकते हैं समझने के लिए। या प्लम बॉडी में देखिए, वो आपका पूरा कवर, मान लीजिए केक है, उसके ऊपर क्रीम लगा दीजिए इस तरह से, या छोटे 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 जो रेड कलर के होते हैं वो लगा दीजिए, मतलब देख रहे होंगे पिक्चर में। चलिए, तो एक बीज की तरह आप समझ सकते हैं। परमाणु मॉडल में हम ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के जो परिमाण है, परिमाण के समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। मतलब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश होते हैं, याद रखिएगा, परिमाण के समान होते हैं, इसलिए परमाणु जो है विद्युत रूप से देखा जाए तो उदासीन होता है। और थॉमसन का परमाणु मॉडल आप देख रहे होंगे कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा धनात्मक आयन है, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक है। अब बात करते हैं कि
कमियां इसमें क्या हो सकती है, कमियां सुन लीजिए। कमियां क्या है कि थॉमसन का मॉडल परमाणु की जो है विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है। एकदम उदासीनता कौन, न्यूट्रॉन को, ऐसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता। मतलब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को हम नहीं समझा सकते, इसलिए ये इसमें कमी है। अगर हम किसी और चीज को समझा सकते तब तो, है ना। यह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा, परमाणु की स्थिरता और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति समझाने में असफल रहा है। मतलब तीनों को इसमें नहीं समझा पाया है, ये थॉमसन जी का है। इसलिए इलेक्ट्रॉन में, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, लेकिन ये समझा नहीं पाया है परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति कैसे समझाएं, असफल रहा है। चलिए अब देखिए, हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करेंगे। ठीक है, इसमें रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थी मिलकर जो है सन 1911 में अल्फा कण परिकीर्णन का प्रयोग किया है। किसका किया? अल्फा कण परिकीर्णन का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी ली है जो कि 1000 परमाणु मोटी होती है, 1000 जैसी परमाणु मोटल होगा। पर जो है अल्फा कण जो है, अल्फा कण का एक बौछार किया गया है। ठीक है, बौछार होते ही प्रक्षेपणों या परिणामों के आधार पर जो है रदरफोर्ड ने परमाणु की नाव की मॉडल प्रस्तुत की है। अब बात है, यहाँ सवाल उठता है कि रदरफोर्ड के विद्यार्थी का नाम क्या था? तो गीगर और मर्सडन बोलिएगा, मार्सडन बोलिए और गीगर बोलिए, हैंस गीगर बोलिए, नैंस मार्सडेन बोलिए। तो मार्सडेन और गीगर ने और रदरफोर्ड तीनों ने मिलकर 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, जिसमें एक सोने की पतली के साथ वो प्रूफ किए 1000 परमाणु जैसी मोटी वो सोने की पतली थी, और ये नाविक, इसी आधार पर जो है फिर नाविक मॉडल प्रस्तुत किए थे। ये क्लियर हो गए। अब नाविक मॉडल प्रस्तुत किए तो सुनिए कि यहाँ पे अल्फा कण प्रकीर्णन की बात करें तो देखिए, ये अल्फा कण जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, शीशा का एक पात्र में रखा है, और ये अल्फा किरण का वहां से बौछार हो रहा है। बौछार होते ही छिद्र के शीशा जो है को पार करते हुए यहाँ पे जो पतली दिया हुआ है, क्या है? सोने की पतली, जो 1000 परमाणु मोटी है, उसको भी वो पार करके जिंक सल्फेट जैसी पतली एक स्क्रीन दिया हुआ है, इस पे जाके बिखर जाता है। यही तो सिखा रहा है। प्रक्षेपण परिणाम क्या है? प्रक्षेपण, प्रक्षेपण परिणाम क्या है? अधिकांश अल्फा कण जो है सीधे पार हो गया है। कुछ अल्फा कण थोड़े कणों पर विक्षेपित होते हैं, कुछ अल्फा कण जो है बड़े कोने पर विक्षेपित हुए हैं, बहुत सी कम जो है अल्फा कण पीछे की ओर लौटते हैं। ये सब होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के मुख्य निष्कर्ष क्या होते हैं, बताइएगा? तो परमाणु के मध्य में एक अत्यंत छोटा, घना और धनात्मक आवेशित नाभिक होता है, जिसे प्रोटॉन होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग जो है रिक्त स्थान है। परमाणु की लगभग समस्त धनात्मक आवेशित द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। ये सब मॉडल का मुख्य जो है निष्कर्ष है। वन लाइनर था इसलिए मैंने पढ़ गया। अब चलिए, परमाणु मॉडल जो है रदरफोर्ड की, फिर से हम थोड़ा सा, ये जानकारी तो हम पढ़ चुके हैं, इस पे हम जानकारी नहीं लेंगे। अब इस मॉडल के अनुसार थोड़ा सा जो पॉजिटिविटी बात है, जो और भी बातें हैं वो पढ़ लेते हैं, जिसमें मैंने बढ़िया से नहीं पढ़ा, तो सुन लीजिए कि परमाणु में एक धनात्मक आवेशित गोलाकार केंद्रक होता है। ठीक है, परमाणु में एक धनात्मक आवेशित गोलाकार केंद्रक होता है, जो कि रदरफोर्ड के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक कहेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि नाभिक में कौन किए हैं? रदरफोर्ड ही किए हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है नाभिक में ही रहता है, मतलब नाभिक में रहता है, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधित होंगे, वे नाभिक में बंधित होने से न्यूक्लिक ऑन कहलाता है। आप सुने होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है जी? नाभिक में है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे आ गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस प्रकार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, याद रखिएगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एन, इलेक्ट्रॉन माइनस सी होता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है नाभिक मॉडल है, याद रखना है। अब इसमें कमी क्या है, सुन लीजिए। कमी आपको देखना होगा कि यह मॉडल जो है परमाणु के
अस्तित्व या नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या नहीं कर सका है। ये रदरफोर्ड में बताएं, खाली नाभिक की व्याख्या की है, इलेक्ट्रॉन का कोई बात ही नहीं हुआ है। किसी गतिशील विद्युत आवेश या आवेशित कण को जो है त्वरित करने पर आगे बढ़ने पर उससे ऊर्जा का विकिरण होता है। इस प्रकार घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घट जाएगी और अंततः नाभिक में गिर जाएगा। अंततः क्या होगा? नाभिक में गिर जाएगा। तो यहाँ पे सुनिए कि बोर का जो परमाणु मॉडल है उसमें सुनिए कि बोर के अनुसार अब परमाणविक कणों के विषय में पुराने पारस्परिक या पारंपरिक नियम वैध नहीं कर सकते। न मतलब पारंपरिक नियम वैध नहीं कर सकते, मतलब अपरमाणविक जो होता है जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, उसके विषय में पुराने जो पारंपरिक नियम थे उसका कोई वैध नहीं कर सकता। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आप बीतियों की बात करें या जो अपवाद कहिए या आप कह सकते उन पे विषय जो कमेंट हुआ उसको दूर करने के लिए निल्स बोर ने परमाणु मॉडल के विषय में निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, चलिए हम बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशेष कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, याद रखिएगा। इसलिए रदरफोर्ड का सपोर्ट किया बेचारा कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विकृति या विविक्त कक्षाएं कहते हैं, ठीक है, या डिस्क्रीट ऑर्बिट कहिए है। तो ऊर्जा का विकिरणन नहीं होता है, ऊर्जा का विकिरणन नहीं होगा। तो ऊर्जा कैसे निकलेगा भाई? इन कक्षाओं अथवा कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। अब इन कक्षाओं या कोशों को देखिए, कक्षा कहिए या कोश, कोश और उत्कर्ष दो ही रूप में बांटा गया है। तो इन कक्षाओं का कोश को के एल एम एन अक्षरों को या संख्या से हम इंडिकेट करते हैं, अक्षरों से इंडिकेट करते हैं। अब संख्या एन जो होते हैं, नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। तो आपको ऊर्जा स्तर को हम 1 2 3 से इंडिकेट करेंगे, n बराबर 1 n बराबर 2, और कक्षाएं को हम बताएंगे कोश के रूप में के एल एम एन, है ना, याद रखिएगा। लगातार के एल एम एन ओ पी क्यू जो कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं कि यह मॉडल जो है हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए या करने में असफल रहा है। मतलब हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु की जो स्पेक्ट्रम है उसकी प्रवृत्ति कहिए बताने में सफल रहा है। जैसे कि हीलियम परमाणु जिनमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एग्जाम्पल में समझिए, 2 कैसे, और भी जानकारी देना चाहिए। यह सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, स्पेक्ट्रमी लिखा हुआ है, हमको लगा कुछ और है, रेखाओं के जो है क्या करते हैं, विपाटन को स्पष्ट करने में सफल रहा है। मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र हो, विद्युतीय क्षेत्र के स्पेक्ट्रम को या रेखाओं को, लाइनों को वो स्पष्ट करने में सफल ही रहेगा ना जी। तो परमाणु संख्या को देखिए कि यह किसी तत्व का मौलिक अभिलक्षण है और इसे परमाणु शो कहते हैं, परमाणु कोश कहिए। परमाणु कोश के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। परमाणु संख्या क्या है पता है? कि किसी तत्व का मौलिक अभिलक्षण होता है और इसमें परमाणु कोश मतलब जहां पे रखने की जगह हो, कोश के नाभिक में उपस्थित, ये जो प्लस वाला देख रहे हैं प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव पी प्लस, ऐसे याद रखेगा। तो नाभिक के अंदर होगा ना जी, होगा ही उपस्थित, तो प्रोटॉनों की संख्या के रूप में परिभाषित इसी को करते हैं। क्लियर हो गए परमाणु संख्या। तो परमाणु के आगे उदासीनता की बात करते हैं, न्यूट्रल की बात करते हैं। तो आगे सुनिए, परमाणु की उदासीनता को बनाए रखने के लिए किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। क्लियर हो गए? जैसे उदाहरण ले लीजिए ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु में प्रोटॉन जो होते हैं 8 होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं 8 होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 8 होते हैं। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 8 होगी, क्योंकि सब में 8 है। अब देखिए ना प्रोटॉन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब रेड वाला जो कलर है 8 है, मतलब प्रोटॉन 8 है, प्लस है। अब ग्रीन वाला न्यूट्रॉन मतलब उदासीन, तो ग्रीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने 8 है, तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे नाभिक के चारों ओर होते हैं। देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है, लेकिन नाभिक के चारों ओर होने वाला सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये तो गड़बड़ बात है। ठीक है, मतलब 2 इधर है और 6 इधर है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है। ठीक है, तो 8 ही होंगे इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु संख्या कितने हैं 8, 2 ज्यादा दे दिया है। ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना होगा। ये जो है ध्यान रखना होगा आपको। एक मिनट रुक जाइए। आठ ही है, ये थोड़ा सा गलत दे दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा परमाणु संख्या को देखिए। परमाणु संख्या तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में, मतलब परमाणु संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉनों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रखिएगा, तो सब सेम है। क्लियर हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे थोड़ा सा जान लीजिए। किसी भी उदासीन परमाणु में कुल धनात्मक आवेश बराबर होता है कुल ऋणात्मक आवेश, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। क्लियर हो गए। चलिए मोसले का नियम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोसले का नियम थोड़ा सा है, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद द्रव्यमान संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मोसले के अनुसार जो है तत्वों के गुण उनके जो परमाणु है उनके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनके परमाणु क्रमांक पर अधिक निर्भर करते हैं। किस पे करते हैं, अधिक निर्भर करते हैं। अर्थात मतलब परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु क्रमांक अधिक मौलिक गुण है। मतलब कि आपको परमाणु द्रव्यमान की तुलना में देखा जाए तो परमाणु क्रमांक अधिक है, अधिक मौलिक गुण के रूप में माना जाता है। मौलिक कण जैसे पढ़े थे मौलिक गुण, तो मौलिके का कण का गुण न पढ़िएगा जी, वही है। समझ में आ गया, मोसले का नियम ही कहता है परमाणु के बारे में। अब द्रव्यमान संख्या के रूप में हम पढ़ते हैं कि द्रव्यमान संख्या में हम कैसे सीखेंगे, कि अब निकालने का तरीका तो सीखना पड़ेगा ना, तो सीखिए। तो सुनिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या अर्थात न्यूक्लियॉन, दोनों को मिलाकर बनता है न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन की संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मतलब ए से इंडिकेट करते हैं। याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या मतलब न्यूक्लियॉन हो जाता है, और न्यूक्लियॉन की संख्या का परमाणु ही या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लियर हो गए, क्योंकि दोनों कहां उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाभिक में, इसलिए दोनों मिलकर बनते हैं न्यूक्लियॉन। याद रखिएगा। अब सुनिए द्रव्यमान संख्या के और बारे में। यह लगभग परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। याद रखिए, न्यूक्लियॉन जो है परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं, मास जो होते हैं, उसके बराबर है। इसलिए कभी कभी द्रव्यमान संख्या के स्थान पर परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो परमाणु द्रव्यमान के बराबर हम मानते हैं, क्योंकि कभी कभी यही द्रव्यमान संख्या के स्थान पर हम परमाणु द्रव्यमान बोल देते हैं, क्योंकि बराबर है भाई। जैसे भी एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखा जाए तो प्रोटॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, तो दोनों तो 8-8 है। तो द्रव्यमान संख्या कितने हो गए, 16 हो गए। तो 16 हो गए तो इसका मतलब दोनों तो एक ही जैसे हो गए, तो आप इसके जगह पे परमाणु संख्या की जगह पे परमाणु द्रव्यमान बोल दीजिए। क्लियर हो गए। ऐसे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक भी 8 ही होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सही दिया है। चलिए अब देखिए, ऑक्सीजन परमाणु के लिए हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है जी, 8 है। मतलब परमाणु क्रमांक कितनी है जी, 8 है। जेड से इंडिकेट करते हैं ठीक है, परमाणु क्रमांक को। और याद रखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। तो द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की कितनी होगी, तो पी और एन है, मतलब 8 8 16 है। मतलब इसमें भी तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो 8 है और प्रोटॉन की, तो दोनों को द्रव्यमान संख्या निकालना होगा, तो दोनों को जोड़िएगा, और जोड़िएगा तो पी एन को जोड़िएगा, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, 16 आ जाएगा। यही तो क्लियर है। अब थोड़ा सा और जानना है तो सारणीबद्ध रूप से हम समझते हैं। जैसे कि द्रव्यमान संख्या को हम ए से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन संख्या को पी से इंडिकेट करते हैं। तो प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या को, न्यूट्रॉन संख्या को एन से, मतलब कि पी प्लस एन हो गया द्रव्यमान संख्या। तो ए बराबर पी प्लस एन, ये सूत्र है। सुनिए, यदि परमाणु क्रमांक जेड है, परमाणु क्रमांक बराबर जेड, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना होगा, जेड ही होगा। क्यों,
तो दोनों द्रव्यमान संख्या जो है ए से जो इंडिकेट करते हैं, तो याद रखिएगा जेड प्लस एन हो जाएगा। मतलब जहां एन है मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या है, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। दोनों को जोड़ दीजिए, द्रव्यमान संख्या आपका अपने आप आ जाएगा। ये भी आप समझ सकते हैं। द्रव्यमान संख्या ए हमेशा पूर्णांक है, मतलब होल नंबर है, ये पूरा नंबर है, ठीक है। जबकि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो दशमलव होता है, डेसिमल में होता है। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। अब परीक्षा स्कोर बिंदु के हिसाब से हम चलते हैं, तो सुन लीजिए, आयतन का निर्माण ये पूछता है, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक और आपका तटस्थ, मतलब परमाणु मतलब उदासीन, मतलब सभी का मिक्सअप को कट छटके जैसे बनता है, ये याद नहीं रख सकते हैं। तो आयन का निर्माण एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने अथवा प्राप्त करने से होता है। आयन का निर्माण तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या उसे प्राप्त कर लेगा। एक आयन अपने प्रोटॉन की तुलना में कम या ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो तुलना में कम या ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये बात फाइनल है। क्लियर हो गया ये पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी में ऋणात्मक की बात करें, मतलब इसमें धनयान, ऋणयान, तो ऋणयान को पढ़ेंगे। तो ऋणयान का निर्माण जो होता है वो सुनिए कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की अपेक्षा, अगर प्रोटॉनों की संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन अगर अधिक है, तब ऋणायन मतलब ऋणात्मक समझते हैं। तो परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है। परमाणु पे क्या आएगा, ऋण आवेश। प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा तो ऋण आवेश। अब मान लीजिए आपके पीछे आप पॉजिटिव है और आपके पीछे हजारों निगेटिविटी आ गए, तो निगेटिविटी ज्यादा पावरफुल है ना जी, प्रभावित कर दिया आपको। अब उससे अब लड़ गए तो जीत गए, हार गए तो अब चले गए। तो उसी तरह ये जीवन में भी हमारा जो जीवन होता है ये डिपेंड करता है कि कौन अधिक पावरफुल है। अगर वो अधिक है तो उसे हराने के लिए आपको उससे तिगुना पावरफुल बनना पड़ेगा। अगर एग्जाम में कंपटीशन बढ़ा हुआ है तो आपको उससे तिगुना मेहनत करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होगा। और ये मैं वादा कर सकता हूं कि आप क्वेश्चन को फिल कीजिए, क्वेश्चन आपके साथ नहीं देगा तो बोलिएगा साथ देता है, भविष्य में देगा, अवश्य देगा। अगर क्वेश्चन को आप बोलेगा बहुत हार्ड है, निगेटिव सोचिएगा, तो निगेटिव ही सोचेंगे, क्वेश्चन भी आपको निगेटिव रिप्लाई देगा। ये भविष्य में होता है, पूरा नेचर इसी से बना हुआ है। थिंक पॉजिटिव, थिंक नेगेटिव। अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव होगा। आप साइंटिफिक भी आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं सोचकर, ठीक है। तो परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है और इसे हम ऋणयान कहते हैं। अब सोचिए पॉजिट्रॉन जो पॉजिटिव है बेचारा, अब उसकी अपेक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो निगेटिव तो प्रभाव पड़ेगा ना। अब प्रभाव पड़ेगा तो ऋणावेश तो हो जाएगा ना, वो भी उसी में आ जाएगा जिसमें निगेटिविटी है। तो अगर मान लीजिए एक रावण का नाम ले रहा है और वो निगेटिव व्यक्ति है और रावण को आप पसंद कर रहे हैं, हजार लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप भी सोचिएगा रावण तो अच्छा ही होगा। यही होता है प्रभाव। तो इसलिए अपना सोच को बढ़ाइए, अपना तैयारी कीजिए और सोचिए कहां पे मैं कमजोर पड़ रहा हूं, उस चीज को जीतिए, अवश्य रिजल्ट होगा, ये मैं वादा करता हूं। किसी की बातों पे मत आइए, खुद के बातों पे आइए कि कहां पे चुक रहे हैं और कहां पे रिजल्ट मेरा चुक रहा है। अगर 1-2 नंबर से चुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर का सपोर्ट और आपका मेहनत और खोज रहा है। और ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा क्वेश्चन को और मेहनत कीजिए, अपना फील कीजिए, अवश्य होगा, निश्चित होगा। बस पॉजिटिव रहिए, 1-2 नंबर से छट रहे हैं तो नेगेटिव मत होइएगा, पॉजिटिव रहिए हमेशा। चलिए, इलेक्ट्रॉन अधिक है, ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन में जो है 17 प्रोटॉन हो जाएंगे और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, मतलब Cl- में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि 17 प्रोटॉन है, ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त कर लिया तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यूट्रल आपका दिखाया जा रहा है, न्यूट्रल में है भाई परमाणु, Cl है, कुछ नहीं है इस पे, शून्य है Cl। तो 17 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन है। लेकिन मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अपने आपके जीवन में 1 नंबर बहुत मायने रखता है,
एक नंबर मान लीजिए निगेटिव चला जाता है तो कितना प्रभाव पड़ता है, एक नंबर से चुक जाते हैं। यही एक नंबर यहाँ पे प्रोटॉन पड़ जाता है, एक प्रोटॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हार जाता, मतलब निगेटिविटी हार जाती और आप जीत जाते। यही है थिंक पॉजिटिव, सोचने की। आप सोचिए, अवश्य निकलेगा। मोटिवेशन आपके अंदर है, किसी और से मत लीजिए, अपने आप में जगाइए। क्योंकि दूसरे की बातों में रहिएगा तो आप सिर्फ उसकी बातों से कन्विंस होइएगा, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी नहीं आएगा। खुद में लाइए, और आपके पास है, आपसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में है नहीं कोई, ये सोच के चलिएगा। अब मैं भी बोल रहा हूं तो मेरी बात को भी नहीं सुनिए, बस अपने अंदर की आत्मा को सुनिए। आपका आत्मा ही आपका भगवान है, ये मान लीजिए। चलिए, अब थोड़ा ज्यादा भाषण देता हूं, इसके लिए क्षमा। सुन लीजिए, नहीं सुनिएगा तो कोई बात नहीं, रिप्लाई मत दीजिएगा, क्योंकि रिप्लाई में हम किसी से द्वंद्व नहीं करने के लिए बोला हूं, बस मोटिवेट करने के लिए बोलते रहता हूं, क्योंकि मुझे किसी से द्वंद्व नहीं है और किसी से कोई नफरत। चलिए, धनयान की बात करें, धनयान का निर्माण की बात करें, तो धनयान हम आ गए, मतलब पॉजिटिविटी की बात आ गया। कितनी खुशी की बात है, चलिए सुनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की अपेक्षा कम होती है, क्या बात है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अब प्रोटॉनों की संख्या की अपेक्षा कम हो गया इलेक्ट्रॉन, तो हमारी जीत होगी ना जी, मतलब पॉजिटिविटी की जीत होगी। मतलब कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कम है और धन आवेश में आ जाएगा ना जी, प्लस में आ जाएगा, मतलब अगर न्यूट्रल में देखा जाए तो 11 प्रोटीन है ना जी, सॉरी प्रोटीन ही, प्रोटॉन बोलते रहता हूं कभी कभी, सुन लीजिए, और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन दोनों तो बराबर है, न्यूट्रल है। और किसमें है, Na, मतलब सोडियम आयन में, सोडियम है। अब सोडियम आयन में अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम त्यागेंगे, प्राप्त नहीं करेंगे, त्याग देंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, तो हम क्या आ जाएंगे, Na प्लस में आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, प्रोटॉन में आ जाएंगे, मतलब कि 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन हारा कि नहीं, रिजल्ट हुआ कि नहीं, पास हुए कि नहीं। उसी तरह आपका एक भी कट ऑफ अगर आगे है तो आपका होगा, अवश्य होगा, बस मन में पॉजिटिव सोचिए, ये मैं बोलता हूँ। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाना छोड़ दिया, उदाहरण देख लीजिए आगे। इलेक्ट्रॉन का Cl माइनस में है, F माइनस में है, O2 माइनस में होगा, H2। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो प्रोटॉन की थी, प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो गया, इसलिए सब माइनस हो गए, मतलब Cl पे माइनस चढ़ गया। यही अगर उदाहरण में आप सोडियम को देखिए, Cl माइनस है, F माइनस है, O2 माइनस हो गया, H2 माइनस हो गया। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। इसी तरह ध्यान रखना है, उदाहरण में सोडियम जो एग्जांपल मिले, तो Na प्लस है, Ka प्लस है, Ca स्क्वायर प्लस है, और Mg स्क्वायर प्लस है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम है, इसीलिए सोडियम आपका आ गया, पोटासियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। इस सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें सारे सिंबल, कभी कभी सिंबल को मैं जो बोल रहा हूँ उस सिंबल को खाली सुन लेना, है ना, जरूरी नहीं है कि वो सिंबल आपको क्वेश्चन में आए, लेकिन अवश्य आएगा, उसी से संबंधित आएगा, ये बात भी ध्यान रखना। चलिए, आवर्त सारणी में स्थिति की बात करते हैं। आवर्त सारणी आ गए, आवर्त सारणी हम पढ़े हैं बहुत अच्छे से। अब आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है इसलिए बताते हैं। तो आवर्त सारणी में स्थिति अगर बात करें, एक मिनट मुझे, हाँ, आवर्त सारणी आ रहे हैं तो मतलब समस्थानिक, है ना, ये सब पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे आगे। तो आवर्त सारणी जो परीक्षा स्कोर बिंदु जो आया है सवाल, उसी को पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पे हम पढ़े थे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ये सब पढ़ते रहते हैं ना, पढ़ते हैं। चलिए सुनिए, आवर्त सारणी में स्थिति की बात करते हैं। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या में यह निर्धारित है, यह निर्धारित होता है। इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार होता है। तो आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होता है। इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार होता है। परमाणु क्रमांक जो होते हैं 11 है मान लीजिए, मतलब 11 प्रोटॉन हैं। सोडियम की बात हो रही है, एग्जांपल में सोडियम ले लीजिए, और इसकी स्थिति आवर्त सारणी में देखा जाए परमाणु क्रमांक के हिसाब से, तो 11 के आधार पर ही निर्धारित होगा। मतलब कि 11 प्रोटॉन है तो 11 प्रोटॉन के आधार पर नहीं होगा, याद रखिएगा। अब देखिए,
एग्जाम्पल में ये ले लीजिए, मान लीजिए एक ही समूह का, मान लीजिए में स्थित तत्वों का संयोजन इलेक्ट्रॉनों की समान होती है, इसलिए उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। समझ गए? उनके जो हैं रासायनिक गुण समान होंगे। तो 11 Na से लेके 22.9 होते हैं, जिसमें हम बांटते हैं। अगर आपका पिंक कलर टाइप का दिख रहा है, मान लीजिए कि एस ब्लॉक में डालिएगा, अगर ग्रीन में है ये एस ब्लॉक में आ गया, ये पी ब्लॉक में आ जाता है, और ये जो है एफ ब्लॉक में नीचे वाला, और डी ब्लॉक किसको कहेंगे? अब यही तो क्लियर है, दोनों को दे दिया है कलर में। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले एस वाला ब्लॉक को आप यहाँ पे पीला वाला में कर दिए, पीला कलर नहीं दिया है, तो एस ब्लॉक यहाँ हो जाएगा आपका, डी पी ब्लॉक ये हो जाएगा, ठीक है, एफ ब्लॉक ये हो जाएगा, और डी ब्लॉक ये हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब हम चलते हैं आगे। विभिन्न परमाणविक स्पीसीज, स्पीसीज मतलब समस्थानिक, आइसोटोप, ये सब पढ़ेंगे। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉन, आइसो डाइफर, आइसो आइसो स्टार्स है, आइसो स्टार्स है, ठीक है। अब इसके बाद हम परमाणु के संरचनात्मक लक्षण पढ़ेंगे, इसके बाद हम एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम नहीं चाहते कि आगे हो, आगे हम फिर एमसीक्यू इसका कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं थ्योरी खत्म करें फिर एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू टोटल एक ही बार कर देंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे सुनते हैं। अब इसमें देखिए समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक को हम भाई आइसोटोप्स बोलते हैं, आइस जैसा रख दीजिए, आइसोटोप्स बोल दीजिए। तो जैसा नाम वैसा काम इसका है। कैसे? सुनिए, समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु, मतलब एक ही तत्व समस्थानिक है, समान रहेगा बेचारा, तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, मतलब परमाणु संख्या, अर्थात परमाणु संख्या समान होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी, मतलब द्रव्यमान संख्या होती है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अब सुनिए, समस्थानिक मतलब समान, मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव बराबर है भाई, लेकिन एक पॉजिटिव आपका अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी, बात यही है, बस यही है समस्थानिक। थोड़ा स्थान तो रहेगा ना जी, ये सब तो अपना अपना स्थान है, इलेक्ट्रॉन का अलग है, प्रोटॉन का अलग है, न्यूट्रॉन का अलग है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान रहेगी परमाणु संख्या के अनुसार, लेकिन द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या के अनुसार अलग रहेगा, ये ध्यान रखना आप। चलिए इसकी विशेषता की बात करते हैं, मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इसमें कोई अलग नहीं सोचना है। अब देखिए, मान लीजिए समस्थानिकों में समान इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होते हैं, समान संयोजकता इलेक्ट्रॉन और समान रासायनिक गुण होते हैं। तो अगर समान इलेक्ट्रॉन विन्यास है ना, तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जोड़ी होंगे, और रासायनिक गुण भी होते हैं, समान ही होंगे, लेकिन भौतिक गुण इसका अलग होगा, मतलब भौतिक गुण अलग हो जाएगा, लेकिन रासायनिक गुण और संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक गुण ये समान होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लीजिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक एक होता है, चलिए ये भी सही है, लेकिन ये जो प्रोटियम हाइड्रोजन है उसमें होता है। यही ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की बात करें, जिसमें भारी हाइड्रोजन बोलते हैं, इसमें 2 और 1 का होता है, तो अलग हो जाता है थोड़ा। अब इसी में ध्यान रखिएगा कि इसमें ट्रिटियम जो है अति भारी हाइड्रोजन है, जिसमें 3 एक हो जाता है, मतलब कि याद रखिएगा कि नीचे वाला जो संख्या है वो तो समान है ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन संख्या हो या संयोजकता या रासायनिक हो, तो नीचे वाला जो जितना है वो एक ही रहेगा, बदलेगा क्या? द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाला संख्या बदल रहा है, मतलब 1 2 3 ये बदल रहा है, क्योंकि उसके नाम पे बदल रहा है। हाइड्रोजन खाली परिवर्तन नहीं है, हाइड्रोजन का अंदर का जो नाम है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना, तो प्रोटेरियम, अब देखिए प्रोटियम एक एक रहेगा बेचारा, ड्यूटेरियम जो है भारी हाइड्रोजन है, मतलब 2 एक है, ट्रिटियम अति भारी हाइड्रोजन है, 3 एक है, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N, इलेक्ट्रॉन E-है। अब सुनिए, समस्थानिकों के अन्य उदाहरण की बात हम करते हैं। कार्बन जो है C है, कार्बन C है, अब C है तो 12 और 6 है, और बात करें समस्थानिक की, 12 और 6 है, और ये देखिए 14 और 6 है,
अब इसमें देखिए 6 प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन दोनों में है। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन देखिए दोनों में चेंज हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है एक में 6 है, एक में 8 हो गया। ठीक है, अब सुनिए 12 द्रव्यमान और 14 आपका संख्या हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा बताइए। अब ये बताइए 6 और 8 में घटाइएगा तो कितना आएगा जी। तो 6 8 मतलब 14 और 6 में घटाइएगा तो कितना आएगा, 8 ही ना आएगा जी, 8 आएगा। तो 8 है और 6 तो प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन तो सेम होगा ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन समान है, न्यूट्रॉन अलग होगा, तो इन दोनों को घटाएगा तभी तो न्यूट्रॉन निकलेगा। तो इसमें अब देखिए 12 और 6 घटाएगा तो 6 ही निकलेगा, 6 ही निकालेगा तो न्यूट्रॉन भी 6 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को घटाने के बाद आगे तो नीचे वाला हिस्सा तो 6 है, प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन अब दोनों का न्यूट्रॉन निकालना है तो द्रव्यमान संख्या निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, दोनों को घटाइएगा तो न्यूट्रॉन संख्या निकलेगा। अब इन दोनों को जोड़िए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़िए तो द्रव्यमान संख्या कितना आएगा 12, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़िए तो द्रव्यमान संख्या कितना आएगा 14, क्योंकि द्रव्यमान संख्या आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद आता है ना, क्योंकि दोनों नाभिक में है तो जोड़ना तो पड़ेगा ही द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए। क्लियर हो गए। अब इसी तरह क्लोरीन का ले लीजिए, क्लोरीन Cl है, तो Cl है तो Cl के ऊपर देखिए दोनों नीचे 17 है, 17 जो है ये 17 हो गए, परमाणु संख्या के हिसाब से देखा जाए तो नीचे 17 है दोनों, तो 17 तो भाई प्रोटॉन, अरे इलेक्ट्रॉन जो 17 है तो प्रोटॉन भी तो 17 होंगे, ऐसे याद रखिए 17 17 हो गए। अब सोचिए ऊपर वाला 35, ऊपर वाला 37, 35 और 37 है, लेकिन हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालिएगा, निकालने के लिए 35 और 17 को घटाइए तो आ जाएगा आपका 18, और यही 37 और 17 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 20। अब 20 आ गया तो द्रव्यमान संख्या कैसे होगा, तो 17 18 को जोड़ दीजिए 35 आ जाएगा, और 17 20 को जोड़ दीजिए 37 आ जाएगा। तो ये हमारा द्रव्यमान संख्या है जी। मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा अगर निकालना है ना तो आपको जोड़ देना पड़ेगा, तो द्रव्यमान संख्या तो आपका यही हो गया ना, ऊपर वाला ही ना, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो गए, है ना। चलिए थोड़े फन के लिए, थोड़ी कॉमेडी के लिए हम अपने शब्दों के साथ थोड़ा खेलते हैं। अगर आपको इस रूप में अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ और फन करेंगे, है ना, लेकिन आपको याद करवाने का मैं याद तो एक बार पढ़िएगा, अगर याद ना हो तब बताइएगा। हाँ थोड़े थोड़े कभी कभी हो सकता है नहीं करवा पाता हूँ, सभी के लिए तो समान नहीं हो सकता ना, जब हमारी 5 उंगलियां समान नहीं हो सकती तो हो सकते हैं मेरे विचार भी समान आपको ना मिले, लेकिन इतना जरूर है कि आपके लिए हमेशा प्रेमी है और हम आपसे हमेशा सम्मान ही करेंगे। अब बात करते हैं, जैसे देखिए कार्बन 14 की बात करें तो कार्बन 14 जो है, कार्बन एक समस्थानिक है, कार्बन 14 जो है समस्थानिक, ऊपर वाला हिस्सा जो है समस्थानिक में आ जाएगा ना जी, आ जाएगा। और इसका उपयोग जो है पुरातात्विक अनुमानों का आयु निर्धारित करने हेतु किया जाता है, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं। क्लियर हो गए। अब देखिए पोले नियम की बात करें, पोले नियम में समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है। पोले नियम जो होता है पीओ से इंडिकेट करते हैं, जिसमें 100 से अधिक समस्थानिक ज्ञात होते हैं, मतलब आइसोटोप जो किसी भी तत्व में सबसे अधिक होता है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं वो हमारा समस्थानिक होगा। जैसे मान लीजिए कि कार्बन में 14 है तो कार्बन 14 हो गए, 12 हो गए, ये हो गए, और आपके 37 हो गए। तो आप यहाँ पे देखिए क्या बोला, समस्थानिक परिभाषा क्या दिया कि एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है कि नहीं जी, है जी, है ना जी। लेकिन अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आइसोटॉप है, मतलब समस्थानिक है, अन्यथा ये गलत है ना, याद रखिए। तो आइसोटॉप को याद करने के लिए क्या बोलेगा कि भाई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसी को समस्थानिक कहेंगे। अब तो बोलिएगा नहीं। चलिए पूछ लेगा सवाल, समस्थानिक में सबसे ज्यादा किसका है, संख्या में सबसे ज्यादा किसका है, कौन सा है बताइए। तो बताएंगे पोलोनियम। पोलोनियम में समस्थानिक की संख्या सबसे अधिक होती है, कितनी होती है, 100 से अधिक होती है। और अगर कार्बन डेटिंग जो है C14 जो है वो क्या है, तो कार्बन का एक समस्थानिक है, एक उदाहरण है, याद रखेंगे। जैसे समस्थानिक को क्या पढ़े हम लोग, समस्थानिक को पढ़े कि भाई एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं जिनमें प्रोटॉन और या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। उसी तरह समभारिक में क्या होगा कि ऊपरी वाला जो भाग होता है, ऊपर का भाग मतलब
जो ऊपर का हिस्सा जो 40 देख रहे हैं, ये ऊपरी भाग है, मतलब कि ये परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं जिसे, वो ए से इंडिकेट करते हैं। ये वाला जो भाग है ये बराबर रहेगा, मतलब सब में बराबर रहेगा। लेकिन परमाणु संख्या जो होता है, ठीक है, परमाणु संख्या मतलब जेड, जेड जो है ये अलग अलग होगा, भिन्न होगा। यही हमारा समभारी है। मतलब समस्थानिक में निचला भाग जो है बराबर होगा, ऊपरा भाग क्या होता है, बराबर नहीं होता है। उसी तरह समभारी को याद करने के लिए समस्थानिक का जैसे हम निचला भाग याद किए, तो उसी तरह समभारी का ऊपरा भाग, ऊपरी भाग मतलब ऊपर वाला हिस्सा बराबर होगा। ये ठेठ भाषा में मैंने समझा दिया। नीचे वाला भाषा अलग अलग, मतलब नीचे वाला जो संख्या है अलग अलग होगा, जैसे 18, 17, 19, 20, है ना। और समस्थानिक में क्या था, ऊपर वाला भाग अलग अलग था लेकिन नीचे वाला भाग एक था। क्लियर। चलिए अब चलिए इसकी रियल जो परिभाषित है उसे हम करते हैं समभारी का, आइसोबाद का। समान द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या ए के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो द्रव्यमान जो है संख्या हो या परमाणु संख्या एक ही है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या जिसे बोलते हैं। लेकिन इसका परमाणु संख्या, जो परमाणु संख्या स्पेशल जिसे जेड से इंडिकेट करते हैं, वाले भिन्न तत्व हैं, मतलब विभिन्न तत्व के परमाणु होंगे, उसी को हम समभारी कहेंगे। क्लियर हो गए। जैसे ऑर्गन की बात करते हैं, एग्जांपल में लीजिए ऑर्गन। ऑर्गन जो है हमारा AR से इंडिकेट करते हैं प्रतीक, तो 40 वाले भाग जो ऊपर है ये हमारा समभारी है, आइसोबार है, और नीचे वाला भाग जो है 18, ठीक है। आप देखिए इसमें परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, मतलब प्रोटोनों की संख्या कितनी है भाई, तो प्रोटोन की संख्या नीचे 18 होगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान था तो 18 है। लेकिन इसमें अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा, बस अंतर इतना ही है। दोनों ढंग में सुनते जाइए, हम कई प्रकार से समझा रहे हैं, मतलब कि समस्थानी को स्पष्ट रूप से ठेठ भाषा में मैंने समझाया, फिर सुनिए। समस्थानी को याद रखिएगा, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर था उसे कहते थे, मतलब नीचे वाला भाग को कहते थे। अब इसी में समभारी में क्या हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर रहेगा, मतलब कि ऊपर वाला भाग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि ऐसे भी दोनों बराबर थे। बस इसमें समभारी में यही हो गया कि समभारी मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या बराबर होंगे, न तो ऊपर वाला भाग बराबर रहेगा। या 40-40 रहे या 80-80 रहे, 2-2 रहे, तो ये ऊपर वाला भाग अगर है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे। तो अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 40, तो सब में 40 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं, क्योंकि समभारी पढ़ रहे हैं, समस्थानिक नहीं पढ़ रहे हैं। समस्थानिक पढ़ते तो नीचे वाला होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही हो जाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन समान हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन में, देखिए क्लोरीन में भी 40 वाला भाग जो है वो हमारा प्रोटीन और न्यूट्रॉन है, मतलब प्रोटीन बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नीचे वाला 17 हमारा खाली सिर्फ प्रोटॉन संख्या है, सिर्फ प्रोटॉन संख्या होगा। नीचे वाला हमारा 19 है, ये भी प्रोटॉन संख्या 19 है। नीचे वाला भाग 20 कैल्शियम में, तो कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आर्गन, इसका अगर पूछ दे आपका प्रोटीन संख्या, मतलब प्रोटीन बोल रहा हूँ सॉरी, प्रोटॉन संख्या, तो 18, 17, 19 और 20 होंगे। बायोलॉजी इतना पढ़ाए हो कि उसको ज्यादा याद आता है। चलिए अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो आपको सेम रहेगा, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान, आपका परमाणु द्रव्यमान बोलिए या द्रव्यमान संख्या बोलिए, सेम रहेगा। तो ऊपर वाला भाग 40 है। अब इन दोनों को कैसे निकालिएगा, तो 80 को और 40 को घटा दीजिए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, मतलब ए और जेड को घटा दीजिए तो 22 आ जाएगा। तो यही तो हमारा कैल्शियम में भी आप देखे होंगे 22.99 देखे थे, है ना। सॉरी सोडियम में देखे थे ना जी। अच्छा उसको छोड़िए, उसका एग्जांपल अभी मत लीजिए, नीचे है उसका एग्जांपल, सब न्यूट्रॉन में उसको रखेंगे हम। ऊपर वाला जो 22.99 देखे ना उसके हिसाब से बता रहा था, लेकिन वो छोड़ दिए, वो प्रिंट गलत है, मतलब वो उसका जो है समझाया वो गलत है, मैं बता दूं। आगे चलिए, आगे सुनिए। तो इसमें जो 40 और 80 है, तो 40 और 80 है, तो 40 और मतलब 18 घटाएगा तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 22 हो जाएगा। समभारी निकाल रहे हैं इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। और याद रखिएगा ऊपर वाला भी भाग था हमारा, न्यूट्रॉन संख्या निकाल थे, और 40 और 17 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो ये सब न्यूट्रॉनों की संख्या निकल रही है। 40 और 19 घटाइए तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी। 40 और 20 निकालिए तो ये भी न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी। तो कैल्शियम का न्यूट्रॉन की संख्या 20, पोटेशियम की संख्या 21 और क्लोरीन की संख्या 23,
न्यूट्रॉनों की संख्या है, ऐसे ही पूछता है, ये मत कहिएगा कि नहीं पूछता है। अब देखिए भौतिक गुण को द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं, जो कि समभारी के समान होते हैं। तो भौतिक गुण द्रव्यमान संख्या याद रखेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। चलिए सम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, आइसोटोन की बात करते हैं। तो सम न्यूट्रॉन को आइसोटोन बोलते हैं। ये रासायनिक रूप से भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, भिन्न तत्व के परमाणु हैं, जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न ही होंगे, सेम होबे नहीं करेगा, किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा जी, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए होंगे। क्यों समझ गए? सुनिए थोड़ा सा, एकदम मेरी बात को समझिए। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो मेरा सौभाग्य है। सुनिए, समस्थानी को सम कर दीजिए, समभारी कर दीजिए, ठीक है? समभारी मतलब सब कर दीजिए, सब बाबू और सम बाबू। और एक कर दीजिए सम न्यूट्रॉन, तो सन लिख दीजिए, सन न्यूट्रॉन को सन लिख दीजिए। समभारी में क्या था कि ऊपरी भाग, ऊपरी भाग मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। ये क्लियर हो गया। समभारी में क्या हुआ कि इसका जो प्रोटॉन की संख्या, जो आप द्रव्यमान संख्या जिसे बोल रहे हैं, उसकी प्रोटॉन की संख्या अलग होगी, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग होगी। लेकिन समभारी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये बराबर रहेगा। मतलब ऊपर वाला जो भाग है, मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा जो है और नीचे वाला हिस्सा में यही है कि ऊपर वाला हिस्सा इसमें समभारी में बराबर रहेगा, और समस्थानिक में मैंने क्या बोला, नीचे वाला भाग बराबर रहेगा। क्लियर, एकदम स्पष्ट रूप से। और सम न्यूट्रॉन में यही अंतर है कि इसमें दोनों समस्थानिक और सम भारी में जो था ना, उसका दोनों विपरीत होगा, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या जो निकलेगा इसमें बराबर निकलेगा। मतलब सम में अलग था, लेकिन सम न्यूट्रॉन में सब न्यूट्रॉन की संख्या ही बराबर होगी, क्योंकि सम न्यूट्रॉन है तो सम न्यूट्रॉन बराबर होगा, और सब मतलब परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। यही है सम न्यूट्रॉन। क्लियर हो गए, जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब सुनिए कैसे। अब देखिए जैसे सोडियम को ले लीजिए, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, जो कि प्रोटॉन की संख्या है, वो 11 है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा है। प्रोटीन की संख्या हमेशा नीचे वाला रहेगा। प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अगर पूछता है, मान लीजिए समस्थानिक पूछे, समस्थानिक पूछेगा तो नीचे वाला, तो प्रोटॉन की संख्या नीचे ही रखिएगा, ठीक है? और ऊपर वाला हिस्सा जो रखेगा, ये रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को रखिएगा, जो कि 23 है, ठीक है? ऊपर वाला हिस्सा, तभी तो यही तो समभारी हो जाता है और ये समस्थानिक में आ जाता है। और ये दोनों को घटाने के बाद जो बराबर निकलता है वो न्यूट्रॉन की संख्या होता है। यही तो है, यही तो खेल है। और यही सब न्यूट्रॉन हो गया। क्योंकि सब न्यूट्रॉन क्यों हो गया? क्योंकि देखिए बताते हैं, जैसे ये 24 है और 12 है, ठीक है? 24 और 12 है। अब सुनिए कि 24 और 12 है, मैग्नीशियम का है, तो प्रोटॉन संख्या कितना है? नीचे वाला हिस्सा 12 होगा, और 24 क्या होगा, मतलब क्या होगा 24? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 24 होगा, जो कि ऊपर वाला हिस्सा है मैग्नीशियम का। जिसे दोनों को घटाएगा तो कितना आएगा? 12। ये मतलब 12 आ गया। तो देखिए अब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि लगातार 16-16 होंगे, 12-12, ये तो अब डिपेंड करता है, आपको जो है आवर्त सारणी देखना पड़ेगा। अब जैसे फास्फोरस का देख लीजिए, फास्फोरस में 31 और 15 है, तो 31 कितना होगा? प्रोटोन की संख्या होगा, नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग जो होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगा 31। अब इन दोनों को घटाइएगा तो 16 हो जाएगा। उसी तरह हम एसआई सिलिकॉन के लीजिए, तो 30 है और 14 है, और 30 और 14 है, तो ये बताइए कि देखिए 31, 31, 24, 23 ऐसे है ना, तो ये ध्यान रखना होगा। तो अब इन दोनों की संख्या को आप 14 और 30 में माइनस कीजिएगा तो 16 न्यूट्रॉन निकलेगा। यही है सम न्यूट्रॉन। अब स्पष्ट रूप से मैंने कोशिश किया। अब सुनिए, सम न्यूट्रॉन जो होते हैं, परमाणुओं के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक जो है भिन्न ही होते हैं, इसलिए भिन्न होते हैं, इसलिए सम न्यूट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर हो गए? हर ढंग से मैंने कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर बताइएगा, लेकिन एमसीक्यू में क्लियर कर दूंगा समस्थानिक सब, क्योंकि समस्थानिक, समभारी और सम न्यूट्रॉन इतने बार पूछते हैं कि लोग गलती करके आते हैं। अब मत करके आइएगा, अगर मेरी समझ के होंगे तो, मेरी मत पढ़ाने के तरीके से। अब इतना तो कॉन्फिडेंस आप ही दे सकते हैं ना कि मैं समझा पाया कि नहीं। चलिए, इस देखिए साइंस पढ़ा रहा हूं, थोड़ा भाषण तो मेरा सुनना पड़ेगा। सॉरी, क्यों? क्योंकि मेरे भाषण नहीं सुनिएगा तो मुझे भी तो पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि साइंस है, कोई खेल नहीं है। साइंस को अपना नहीं समझेंगे तो साइंस हमको भी नहीं समझेगा ना, हम ही को लात मार देगा। चलिए, आइसो डाइफायर, डाइफर, आइसो डाइफायर बोलिए, याद करने के लिए, फायर हो जाएगा, मतलब आइसो डाइफर है तो आइसो डाइफायर बोलिए याद करने के लिए।
ये रासायनिक रूप से विभिन्न या भिन्न तत्वों के परमाणु को संदर्भित करते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान होता है। मतलब अंतर इसका जो है गजब है, अंतर इसका समान होगा। मतलब ये रासायनिक रूप से भिन्न तत्वों को या भिन्न तत्वों के परमाणु को संदर्भित करते हैं, और जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान है। वाह वाह वाह, समझ रहे हैं? मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर जो है समान रहेगा। मतलब द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक, मतलब ए और जेड ये बराबर है भाई, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। वाह, कैसे? सुनिए, तो ये समस्थानिक होते हैं। क्यों समस्थानिक है? उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए पीयू है। अब पीयू है तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को माइनस वाले परमाणु को आइसो क्या बोलते हैं? आइसोडाइफर बोलते हैं। तो सुनिए, पीयू है, पीयू को मान लीजिए ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या है? द्रव्यमान संख्या है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या है। प्रोटॉनों की संख्या नहीं, गलत। ये प्रोटॉनों की संख्या तो हमारा नीचे वाला होगा, ये परमाणु क्रमांक में रखा गया है ना? बस इतना ही याद रखिएगा, आइसोडाइफायर में अंतर यही है कि आपका इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर जो है समान अंतर रहेगा, अंतर समान रहेगा। मतलब कि आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये वाला जो अंतर है ये दोनों का सेम है, 51 हुआ। मतलब कि ऊपर वाला संख्या द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक जो है दोनों अलग अलग है ना जी? इसमें भी देखिए 235 92 है, तो अलग अलग हैं, दोनों में अंतर है। अब इन दोनों को घटाइएगा और इन दोनों में घटाने के बाद जो आप आएगा वो 51 आएगा, है ना? ये क्लियर है? और याद रखना है कि इसमें भी घटाएगा तो इसमें भी आपका 51 आएगा। बस इतना अंतर रखिए कि दोनों में अंतर अगर घटाना है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में अंतर अगर करना है तो a माइनस 2z होगा। याद रखिएगा, 2 से आगे आपको मल्टीपल करना होगा क्रमांक संख्या को, परमाणु क्रमांक को, याद रखिएगा, है ना? परमाणु क्रमांक को तो 2 से करिएगा तब दोनों को घटाएगा तो 51 आएगा, क्योंकि सूत्र ही है a माइनस 2z। याद रखिएगा, ये परमाणु क्रमांक का एटॉमिक नंबर है, 2 से गुना करना पड़ेगा आपको एटॉमिक नंबर से, तभी आप उसके माइनस कर सकते हैं द्रव्यमान संख्या से। क्लियर है? परमाणु के संरचनात्मक लक्षण की बात करेंगे। अब लक्षण की बात कर रहे हैं तो कोश तथा उपकोश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोश तथा उपकोश की बात करेंगे। तो देखिए, विभिन्न तथा निश्चित ऊर्जाओं वाले कक्षक या पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे ही कोश कहलाता है। ये क्लियर है? मतलब कि जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसी में कोश कहेंगे, जिसे सेल्स कहते हैं। सबसे आंतरिक कोश की ऊर्जा जो है सबसे कम होती है, जितना अंदर है उतना सबसे कम होगा, मतलब आंतरिक प्रवेश इसका सबसे कम होगा। और बाह्यतम कोश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, मतलब बाह्यतम जो है उसकी सर्वाधिक एनर्जी होगी कोश की सेल की। आप ये सोचिए कि बाहरी जो नेचर देखने में जो मजा आता है वो पास जाने के बाद वो नेचर देखने में डरने लगते हैं। अगर आप समुद्र का नजारा दूर से देख रहे हैं तो बहुत खूबसूरत है, वही समुद्र के बीच छोड़ दिया जाए अकेले तो आप डर जाएंगे। वही है कोश, वही है सेल, प्रवृत्ति है इसकी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो सेल है, और इसके सबसे आंतरिक हिस्से में जाइएगा ना तो डर जाइएगा, तो सबसे कम होता है सेल। और ये सर्वाधिक कब होगा? जब आप बाहर से देख के क्या बोलते हैं, फीडबैक देते हैं, अच्छा फीडबैक है, उसी को कहते हैं। तब वही बाह्यतम कोश की ऊर्जा सर्वाधिक होगी। बस यही कोश, समझ गए? मतलब आप अगर नजदीक में और एकदम गहराई में जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं तो आप डर जाइए, कम रहेगा उसमें पावर, क्योंकि भयभीत है। अरे बाहर की ओर आप आ रहे हैं, अब बाहर से देख रहे हैं तो कहते हैं वाओ क्या खूबसूरती। मतलब कि बाहरी कोश में बाहरी शेल की ऊर्जा सर्वाधिक होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी है, पॉजिटिव रही है कि हम भिड़ जाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद लौट के दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति कम है। बस इतना ध्यान रखना है। यही समझाया मैंने, अपने स्वभाव के हिसाब से मैंने रख दिया है। आप समझ सकते हैं कि दूर की वस्तुएं बहुत खूबसूरत लगती है, उसी तरह हमारा कोश है। समझे? चलिए, मतलब कि ये समझ जाइए, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कोश कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब सबसे आंतरिक रूप में घूमेगा तो कम रहेगा, याद रखिएगा, और यही सबसे बाहरी रहेगा तो सर्वाधिक रहेगा। बस विभिन्न कोशों को निम्न से उच्च कोश में निरूपित करने के लिए हम के, एल, एम, एन आदि का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं।
याद रखिएगा KLMN। अगर उच्च को ऊर्जा कोशिका मतलब बाहरी वाले हिस्से का, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। प्रत्येक कोश या कक्षा एक से अधिक उपकोष से बनी होती है। मतलब कोष का भी उपकोष होता है, जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, है ना, ऐसे होते थे ना, जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, तो उसी तरह इसका कोष का भी उपकोष होगा। तो उपकोष मिलकर ही तो बनेंगे। ये समझाने के लिए ले रहा हूं, ऐसा मत लीजिएगा कि हम उसी से जोड़ दें, बस समझा रहा। तो उपकोष कैसे बनेगा? जब कई कोष मिलके बनेंगे, उपकोष मिलके बनेंगे, तभी तो कोष का निर्माण होगा। नेता का निर्माण कब होगा? जब हम लोग चुनेंगे, जब हम लोग सब मिलके चुनेंगे तब ना जी, अन्यथा नेता बन जाएगा कोई नहीं ना। तो ये उपकोष से बनी होती है, जो इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को त्रिविमीय ग्राफिक आरेख, डायमेंशनल जो होते हैं, त्रिविमीय होगा, ग्राफिक आरेख, आरेख जिसे बोलते हैं रेखा, तथा आंतरिक परमाणु संगठन पर आधारित होता है। तो आंतरिक परमाणु का जो हिस्सा है उस पर डिपेंड करता है। प्रत्येक उपकोष में एक या अधिक कक्षक होते हैं, मतलब एक ऑर्बिट होते हैं, एक से अधिक ऑर्बिट होंगे, जिन्हें क्रमशः छोटे अक्षर में हम इंडिकेट करते हैं एस पी डी एफ से निरूपित करते हैं। तो एस कक्षा, पी कक्षा, डी कक्षा, एफ कक्षा, ऐसे निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोश, उपकोष, कक्षक और कक्षक मतलब ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक के कुल संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के। याद रखना है कि कोश को सेल बोलते हैं और उपकोष को सब सेल बोलते हैं, ये हम पढ़े हैं। अब याद रखिएगा कि कोश को हम KLMN से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और उपकोष को हम SPDHI तक करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसमें याद रखिएगा कि n बराबर जो होता है वो 1 2 3 4 5 एकदम नंबर तक होता है, ये हम क्लियर है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें 2 से गुना कर दिया जाएगा, जितना भी होगा 2 से गुना कर दिया जाएगा, याद रखिएगा, सिर्फ 1 को छोड़कर। जैसे में सुनिए, जैसे K कोष में तो n बराबर कितना है? 1 है, ठीक है, मान लीजिए 1 है। तो याद रखिएगा इसमें कितने होंगे? SPDF तक हम देख रहे हैं, तो केवल S होगा, तो S होगा तो कक्ष भी ऑर्बिट भी 1 ही होगा। 1 होगा तो इस पे स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेगा तो 1 का 1 ही निकलेगा, तो इसमें कोई संख्या नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कुछ नहीं होगी। हाँ, यही में अब चेंज हो जाएगा कि L कोष में जब आइएगा, L सेल में जब आइएगा तो n बराबर कितना दिए हुए? 2 दिए हुए, तो इसमें 2 होंगे, मतलब S और P होंगे, S कक्ष और P मतलब P कक्षक मतलब ऑर्बिट होंगे, S ऑर्बिट, P ऑर्बिट। तो 2 हो गए तो यहाँ पे देखिएगा कक्षक कितने हो गए? S और P हो गए। लेकिन ध्यान रखना है कि 1 और 3 जो आप देख रहे हैं, इसका जो है टोटल 4 होते हैं, और 4 जब होंगे तो 4 से दुगना गुना कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निकलेगा 8। इसी तरह 4 हो गए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए एक कक्षक का 2 होता है, 4 कक्षक का 8 होता है, 9 कक्षक का मतलब 18 होता है। मतलब कि नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर दिएगा तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, 1 2 3 4 5 मत कीजिए। अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा, तो 9 आ गया, तो 9 आएगा तो 18 आ जाएगा, है ना, समझ में? इतना जो आपको ये तरीका अपने ढंग से बताया है, ये आप अपने मन से ये न्यूमेरिकल टाइप से कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे भी डायरेक्ट कीजिए ना भाई कि a स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, 2 स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, तो 4 का फिर मल्टीपल करिए 2 से तो 8 आ जाएगा, इसका दुगना करते चल जाइए, है ना। यही खेल है और कुछ खेल नहीं है, बस इसी को समझाने के लिए थोड़ा सा ये डिजाइन, ये स्टाइल के रूप में समझिए कि देता है। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बस आपको नंबर कैसे लाना है ये। अब मान लीजिए 9 का पूछ देगा इलेक्ट्रॉनिक कुल संख्या कितनी होगी, तो 18 बोलेगा, इतना प्रोसेस कर जाएगा वहां पे कंपटीशन में, नहीं ना। तो सुनिए, अब मान लीजिए एम है, तीसरे नंबर पे एम है, तो एम सेल वाले में तो एम जो सेल है उसका एन बराबर कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 9। अब 3 की जगह तो कक्षक ऑर्बिट कितना है? एसपीडी आएगा, 3 है तो 3 को होगा ना जी, एसपीडी आएगा। तो इसमें 9 है तो 9 का गुना कर दीजिए तो कितना आएगा? 2 से 18 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कुल संख्या 18 हो गए। अगर एन कोश में एन कोश आ गया तो एन कोश कितना आएगा? एन कोश बराबर कितना था? 4। एन कोश में एन बराबर 4, तो 4 है तो एसपीडीएफ, एसपीडीएफ है ना, एच आई तक है, याद रखिएगा। तो एफ है तो एसपीडीएफ जो है ऑर्बिट है, ये निकल गया, ठीक है। अब सुनिए, तो अब 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा? 16, 16 को 2 से मल्टीपल करिए 32। क्लियर हो गया, इसमें कोई शक
नहीं है। उसी तरह ओ है, ओ कोश में, ओ सेल में एन बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 है, तो मतलब एस पी डी एफ जी, जी तक जाएगा तो 5 हो गया। अब जी है तो इसमें ऑर्बिट कितने हो गए, जी तक हो गए, ये जी हो गए। अब इसमें 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। पावर है जी, यहीं से क्लियर कीजिए ना, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 25, 25 को 2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 50। क्लियर हो गए, ऐसे याद रखिए, नहीं तो 25 जोड़ दीजिए 50 आएंगे, ये दुगना कर देना है। आज देखिए कोश की बात करें तो पी कोश जो है, पी सेल में एन बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6, अब 6 है तो याद रखिएगा एस पी डी एफ जी एच है, तो मतलब कि 36, 36 को 2 से कर दीजिए, मतलब कि 72। उसी तरह क्यू सेल का लीजिएगा तो क्यू सेल का एन बराबर कितना है, 7, तो एस पी डी एफ जी एच आई, आई तक है तो आई तक पूरे होंगे, तो आई तक कीजिए 7 का स्क्वायर कीजिए 49, 49 मतलब 98। क्लियर हो गए, कोई शक, कोई दिक्कत नहीं ना, सेल उपसेल पढ़ लिए। और भी हैं लेकिन हम आज इतना ही खत्म करते हैं, आगे देख